हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस पार्ट 2 देखने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेकंड देखने वाले हैं। ये पीजीटी वालों के लिए है, पीजीटी एंड जेआईसी। जहाँ पे भी आज की इस वीडियो में हम जॉन कीट्स के बारे में, जॉन कीट्स इनके बारे में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो मैंने प्रैक्टिस कराई थी पीजीटी और जेआईसी के लिए, वो पीवी शैली का था। आज ये प्रैक्टिस सेट 2 है जिसमें हम जॉन कीट्स से रिलेटेड 95 क्वेश्चन इसमें हैं जो हम करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो जल्दी जल्दी कर लेते हैं। जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी एक्सप्लेन की वहाँ हम करेंगे, क्योंकि वैसे भी ये एक प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि फिर हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा हैं, फिर हम कर नहीं पाते पूरे क्वेश्चंस। ठीक है, वीडियो लेंदी भी हो जाती है। सो क्या करेंगे हम, जहाँ पे ज़रूरत रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन कर लेंगे। देन 95 क्वेश्चन हमें कंप्लीट करना है। और आपने क्या करना है, आपका काम क्या है कि आप अगर चैनल पे जुड़े हो, फर्स्ट टाइम जुड़े हो, तो चैनल अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए, और अपना फीडबैक भी दीजिए और अपना स्कोर भी शेयर करिए। ये आपका काम है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो अपना स्कोर भी शेयर करिएगा एंड अपना फीडबैक भी दीजिएगा, क्योंकि आप ही की फीडबैक से ही वीडियो बनती है। ठीक है, तो पीजीटी की कम से कम फीडबैक तो दिया करिए, ताकि मैं पीजीटी का लेके आऊँ सारी प्रैक्टिस, डेली कराऊँ। जितना फीडबैक मिलेगा उतना ही डेली ही हो जाएगी क्लासेस, जब तक आपके एग्ज़ाम है नेक्स्ट मंथ। चलिए फिर क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। किड्स माइट हैव, फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, किड्स माइट हैव बिकम अ क्रिटिक एज ही माइट हैव बिकम ऑलमोस्ट एनीथिंग गुड, बट आई डू नॉट थिंक ही वॉज वन हुज कॉमेंट इज़ दिस। ये किसका कॉमेंट है कि किड्स एक क्रिटिक बन सकते थे, जैसे वो लगभग कुछ भी अच्छा बन सकते थे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह एक थे। ये किसकी टिप्पणी है, किसका कॉमेंट है? तो ये जो स्टेटमेंट है आपका लॉन्ग का है, सेंसबरी का है, सैमसन का है, या किसका है? तो ये जो स्टेटमेंट है आपका, ये इस स्टेटमेंट किसने बोला है? सेंसबरी, प्रोफेसर सेंसबरी ने कहा है। ठीक है, क्योंकि किड्स के पास टैलेंट था, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, तो उस टैलेंट को इन्होंने स्वीकार किया, स्वीकार करते हुए स्टेटमेंट दिया। इनका मानना था किड्स में किड्स में इतनी कैपेबिलिटी है ना, कि वह पोइट्री के अलावा क्रिटिसिज्म भी कर सकते थे, किसी भी फील्ड में वो अपना अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे। ऑल्दो सेंसबरी ये भी क्लियर करते हैं कि किड्स की असली पहचान एक महान पोएट के रूप में नहीं, बल्कि एक क्रिटिक के रूप में होनी चाहिए थी। तो ये किसका था? प्रोफेसर सेंसबरी का था। नेक्स्ट पे आएंगे, ओ फॉर अ लाइफ ऑफ सेंसेशन रादर दैन ऑफ थॉट्स हु सेड। किसने कहा है? ओह, विचारों के बजाय आप क्या करो, सेंसेशन का जीवन। ये किसने कहा है? तो ये जो फेमस लाइन है ये आपके कीट्स की ही है, जॉन कीट्स की। अब ये भी जान लेते हैं ये फेमस लाइन कहाँ पे आती है। तो ये जो फेमस लाइन है, जॉन कीट्स क्या कर रहे थे, इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था बेंजामिन बेली। उनको इन्होंने एक लेटर लिखा था, उस लेटर में इन्होंने ये लाइन लिखी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ये किड्स की ना पॉलिटिकल फिलॉसफी का शार है। इनका मानना था कि दुनिया को ना इंटेलेक्चुअल रूप से समझना या उनका एनालिसिस करने के बजाय उसे हमारी जो सेंसेस है, सेंसेस के माध्यम से हम क्या करेंगे, गहराई से महसूस करेंगे, वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये किड्स ने कहा था, बस इतना जानना है। ये कहाँ कहा था? एक लेटर में कहा था, अपने फ्रेंड बेंजामिन बेली को लिखे गए एक लेटर में। पोएट्री शुड सरप्राइज बाई फाइन एक्सेस, एंड इफ पोएट्री शुड कम नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री, इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल। दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पेन ऑफ। ये किसने कहा है? ठीक है, ये स्टेटमेंट किसकी है? दीज लाइन्स आर द पेन ऑफ। ये जो लाइनें हैं ये किसकी पेन से है, किसकी कलम से है? तो ये दोनों जो बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है, ये दोनों पावरफुल स्टेटमेंट किसके हैं? जॉन कीट्स के हैं, जो उन्होंने अपने लेटर्स में लिखे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, Keats believes in fine excess in poetry and advises the other poet in later. You, I am sure, will forgive me for sincerely remarking that you might curb your magnanimity and be more of an artist and load every rift of your subject with awe. Whom is Keats advising here? ठीक है, here यहाँ पे बात क्या हो रही है
कि मतलब कीट्स पोइट्री में फाइन एक्सेस में विश्वास रखते थे। किस में? फाइन एक्सेस में, मतलब कविता में वो किस पे विश्वास रखते थे? फाइन एक्सेस में, ठीक है। और उन्होंने कहा था कि एक लेटर में, मतलब वो एक लेटर में किसी पोएट को सलाह देते हैं, ठीक है। क्या एडवाइस दे रहे हैं? किसी एक लेटर में वो किसी पोएट को सलाह दे रहे हैं। क्या सलाह दे रहे हैं? कि यू आई एम श्योर विल फॉरगिव मी फॉर सिंसियरली रिमार्किंग, मतलब मुझे यकीन है कि तुम, मतलब जिस पोएट को ये सलाह दे रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं, उसे कह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि तुम मुझे ईमानदारी से ये कहने के लिए माफ़ कर दोगे। तुम्हारे अंदर उदारता बहुत है, ठीक है, तुम्हारी पोइट्री में देखने को मिलता है, और अधिक कलाकार बनना चाहिए। मतलब ये कह रहे हैं कि उसकी पोइट्री में क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो ये कीट्स का किसका है? किसे ये सलाह दे रहे हैं कीट्स? तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे शैली को सलाह दे रहे हैं, ठीक है। किसको सलाह दे रहे हैं? शैली को सलाह दे रहे हैं। शैली को क्या सलाह दे रहे हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं यहाँ पे। मतलब कीट्स ने ये सलाह अपने कंटेम्प्रेरी पोएट, इनके कंटेम्प्रेरी पोएट थे पर्सी बीशे शैली, को एक लेटर में दिया था। कीट्स ने लेटर लिखा था, और ये लेटर इन्होंने शैली के लिए लिखा था, और शैली में इन्होंने ये शैली के लिए लिखा था, और उसी लेटर में इन्होंने ये बात कही थी। कीट्स ने क्या कहा था? कीट्स ने कहा था कि जो स्टाइल है, यानी कि जो शैली, कीट्स ने शैली की एक रचना पढ़ने के बाद ये टिप्पणी की थी, यानी कि शैली की एक वर्क इन्होंने पढ़ा था कीट्स ने शैली की, उसके बाद ये कमेंट इन्होंने किया था। कीट्स का मानना था कि शैली की पोइट्री में बहुत ही ग्रेट, बहुत ही मैग्नानिमिटी बहुत अधिक देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि अमूर्त विचार देखने को मिलते हैं, लेकिन उसमें ठोस, सजीव और इमेजरी की कमी थी। यानी कि इनको ना, कीट्स जब इन्होंने शैली का वर्क पढ़ा कीट्स ने, तो इनको लगा कि हाँ इसके वर्क में मुझे ये चीज़ें मिलती हैं, यानी कि महान है, मैग्नानिमिटी की अधिकता ज़्यादा है, लेकिन किस चीज़ की कमी है? ठोस की, सजीव की, इमेजरी की कमी है। तब उन्होंने यहाँ पे कहा था, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि पोइट्री के हर हिस्से को कैसा बनाना चाहिए? वैल्यूएबल बनाना चाहिए, ठोस बनाना चाहिए, संवेदी लैंग्वेज से भर देना चाहिए। जैसे कि एक खदान होती है ना, एक खदान अपने कीमती ऑब्जेक्ट से भरी होती है, उसी तरह पोइट्री को भी इस चीज़ों से पूरी भर देना चाहिए, ऐसा इनका कहना था। तो ये कह रहे थे, मतलब शैली को सलाह दे रहे थे। वी हेड पोइट्री दैट हैज़ अ पल्पेबल डिज़ाइन अपॉन अस, ही रोड दिस रिमार्क इन अ लेटर टू। काफ़ी लेटर वोटर लिखते थे, ये लेटर में ज़्यादा ही बोलते थे। मतलब हम उस पोइट्री से नफ़रत करते हैं जिसका हम पर एक क्लियर उद्देश्य होता है। ये मतलब उन्होंने ये जो कमेंट किया एक लेटर में किसे लिखी थी, ठीक है, तो जॉन हैमिल्टन को, ये ध्यान रखना है, जॉन हैमिल्टन। ये जो कमेंट था ये कीट्स ने, इनके एक दोस्त थे जिनका नाम था जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड, पूरा नाम था जॉन हैमिल्टन रेनॉल्ड्स, ठीक है। इनको एक लेटर लिखते हैं, उस लेटर में इन्होंने ये बात कही थी कि रीडर उस पोइट्री को डिसलाइक करते हैं, उन पर कोई भी जो पोइट्री कोई मॉरल लेसन या मैसेज थोपने की क्लियर कोशिश करती है, ऐसी पोइट्री से, मतलब इनका कहना था कि ऐसी पोइट्री से रीडर को नफ़रत होती है जो पोइट्री अपना उद्देश्य, अपना मॉरल लेसन रीडर पर थोपती है, ठीक है। तो कीट्स का मानना था कि कविता का उद्देश्य क्या होना चाहिए? उपदेश देना नहीं, बल्कि ब्यूटी और रियलिटी का अनुभव कराना होता था। आगे चलते हैं। एडमायर मी आई एम वॉयलेट डॉट अपॉन मी आई एम प्रीमोर्स हु सेड। ये बात किसने कही है? मेरी तारीफ़ करो, मैं एक वायलेट हूँ, मुझ पर मोहित हो जाओ, मैं एक प्रिमरोज़ हूँ। तो ये किसने कहा है? तो ये बात भी कीट्स ही कहते हैं, ठीक है। कौन कहता है? कीट्स ही कहते हैं, ठीक है। और ये भी जो मतलब ये भी कहाँ से लिया गया है? कीट्स के लेटर से ही मिलती है ये लाइनें ना जॉन कीट्स ने ही कही है, ये उनके लेटर से ही ली गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन हिज लेटर ऑफ December 21, 1817 टू हिज ब्रदर्स जॉर्ज एंड थॉमस, कीट्स हैड यूज्ड अ टर्म नेम्ड। तो अपने भाइयों जॉर्ज और थॉमस को 21 दिसंबर 1817 को लिखे एक लेटर में कीट्स ने एक टर्म का यूज़ किया। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? ये इन्होंने 21 दिसंबर 1817 को अपने भाइयों को एक लेटर लिखा था, और उस लेटर में उन्होंने एक टर्म का यूज़ किया था जिसका नाम था नेगेटिव कैपेबिलिटी, ठीक है। ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये पार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपने ध्यान रखना है। ये 21 दिसंबर 1817 में
इन्होंने अपने भाइयों को लेटर लिखा था, उस लेटर में इन्होंने इस टर्म का क्वाइन किया था। नेक्स्ट पे आएंगे, दिस इज़ द क्वालिटी दैट अ मैन possesses when he is capable of being in uncertainties, mysterious doubts without any irritable reaching after fact and reason. What is the term of this quality? तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि वह क्वालिटी क्या है। ठीक है, यह वह क्वालिटी है जो एक व्यक्ति में तब होता है जब वह अनसर्टिनिटीज़, मिस्ट्रीज़ या फिर डाउट्स में रहने के कैपेबल होता है, बिना किसी इरिटेशन के फैक्ट और तर्क के पीछे भागे। तो इसे भी नेगेटिव कैपेबिलिटी ही कहते हैं। ठीक है, इसे भी नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। ये जो इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी की जो डिफिनेशन दिया था, ये कीट्स ने ही दिया था और कीट्स ने ही निकाला था। कीट्स को लगता था, मतलब कीट्स के अनुसार ये एक महान, और इसमें सबसे ज़्यादा किसे फेमस किया है इन्होंने कि नेगेटिव कैपेबिलिटी का अगर किसी ने सही से सच्चा यूज़ किया है तो वो है शेक्सपियर। शेक्सपियर को ये मानते हैं कि शेक्सपियर ही सबसे अच्छे तरीके से नेगेटिव कैपेबिलिटी का यूज़ किया था, और अगर कौन नहीं करता तो एस टी कॉलरिज नहीं कर पाए, ये इनका ये भी कहना था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, कीट्स के अनुसार ये एक महान वो थे, पोएट थे, राइटर थे। शेक्सपियर, मतलब शेक्सपियर में वो कैपेबिलिटी थी जिसके द्वारा वह अनसर्टिनिटीज़, मिस्ट्रीज़, डाउट्स को क्या करते थे, एक्सेप्ट कर सकते थे, और हर चीज़ के लिए एक लॉजिक और एक सर्टिनिटी, स्पष्टीकरण खोजने की कोशिश नहीं करता था। मतलब ये सब कुछ न जानने की स्थिति में सहज रहना और कला को उसकी जटिलता में मौजूद रहने देने के बारे में है। ठीक है, ये नेगेटिव कैपेबिलिटी है, शेक्सपियर ने यूज़ करते थे। मतलब अगर इनके अंदर, इनके प्लेस में ऐसा होता था, अगर कोई अनसर्टिनिटीज़ ये दिखा रहे हैं, ठीक है, जैसे अनिश्चितता या कोई रहस्य है या कोई संदेह है किसी चीज़ को, तो ये क्या करते थे, वो उसको वैसे ही रहने देते थे अपने प्लेस में। उसको लास्ट में ऐसा होता था ना कि कोई प्लेस है और उसमें बहुत सारी अनसर्टिनिटीज़ है, बहुत सारे रहस्य हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, लेकिन आप अगर प्ले देखोगे तो लास्ट में वो सारे डाउट्स, वो सारे अनसर्टिनिटीज़, वो सारे रहस्य लास्ट में क्या हो जाते हैं, रिजॉल्व हो जाते हैं, है ना। बाकी अदर प्ले देखोगे तो रिजॉल्व हो जाते हैं, लेकिन शेक्सपियर के प्ले आप देखोगे तो वो रिजॉल्व नहीं होते हैं। जो रिजॉल्व नहीं होता यानी कि शेक्सपियर क्या करते हैं, रिजॉल्व नहीं करते हैं, यानी कि रीडर को या ऑडियंस को उस चीज़ के बारे में क्लियर नहीं बताते हैं। अगर कोई प्ले में कोई रहस्य चल रहा है तो उस चीज़ को लास्ट में क्लियर नहीं करते, कोई अनसर्टिनिटीज़ है तो क्लियर नहीं करते, उसको जैसे तैसे लेके चलते हैं, प्ले को पूरा दिखाते हैं। तो ये शेक्सपियर के अंदर काफ़ी थी, तो इसे ही कहा जाता था नेगेटिव कैपेबिलिटी। आगे आते हैं, किट्स इज़ इंचेंटिंगली एंड अबेंडेंटली सेंसुअस हु सेड, ये किसने कहा था। ठीक है, ये बात किसने कही थी, तो ये बात किसने कहा था, मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं। मैथ्यू अर्नोल्ड ने कहा था। सेंसुअस का मतलब जो हमारी सेंसुअस इन्होंने कहा था। सेंसुअस का मतलब क्या होता है, जो हमारी 5 इंद्रियां होती हैं, लाइक देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट यानी कि चखना, टच, छूना, इससे रिलेटेड है। तो अर्नोल्ड इस स्टेटमेंट में क्या कहते हैं कि किड्स का जो क्या बोल सकते हैं आप, ठीक है, अर्नोल्ड का कहना ये था कि किड्स की इनकैपेबिलिटी की तारीफ़ वो कर रहे हैं। किड्स की मतलब वो कहते थे कि किड्स के अंदर, किड्स की पोइट्री में ना हमें क्या देखने को मिलता था, सजीव और एक आकर्षक इमेजेस बनाते थे किड्स अपनी पोइट्री में, जो रीडर के सभी जितने भी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों को प्रभावित करते थे। किड्स की पोइट्री अगर हम पढ़ेंगे तो हमारी जितनी भी 5 इंद्रियां हैं उसको आकर्षक यानी कि प्रभावित करते थे। ठीक है, उनके अनुसार ये था किड्स की जो पोइट्री है वो इंचेंटिंगली और एबेंडेंटली रूप से भरी हुई है, ब्यूटी से भरी हुई है, सौंदर्य से भरी हुई है, और वो हमारे 5 इंद्रियों पर पूरी तरह से आकर्षित करते थे, प्रभावित करते थे। किड्स की पोइट्री हमें ऐसे ही प्रभावित करती थी, ऐसा कहना है मैथ्यू अर्नोल्ड का। आई कैन नॉट सी वट फ्लावर्स आर एट माई फीट दिस लाइन अपीयर्स इन, मैं नहीं देख सकता मेरे पैरों में कौन सा फूल है, ये लाइन किस में आती हैं। नाइटिंगल है, शाइकी हेंडोलेंस है, ऑटम है। तो ये लाइनें आपको कहाँ पे मिलेंगी ये बता रहा है। तो ये लाइनें ध्यान रखना है, ये लाइनें ओड टू अ नाइटिंगल की है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अब जल्दी कर लेते हैं। पिलोड अपॉन माई फेयर लव्स राइपनिंग ब्रेस्ट टू फील फॉर एवर इट्स सॉफ्ट फॉल दीज लाइन्स अपीयर इन, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं।
pillowed upon my fair love's ripening breast to feel forever its soft fall। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं ये बताना है, ठीक है। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये जो लाइनें हैं ये इनकी एक सोनेट है 14 लाइन की, जिसका नाम है कीट्स के ब्राइट स्टार की लाइनें हैं, ठीक है। ये 14 लाइन की ये सोनेट है ब्राइट स्टार, और इसी ब्राइट स्टार की ही लाइनें हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, हार्ड melodies are sweet but those unheard are sweeter, this line appear in। ये लाइनें कहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। सुनी हुई जो धुनें होती हैं, सुनी हुई जो धुन होती है, जो टोन होती है वो मीठी होती है, लेकिन अनसुनी जो धुनें होती हैं वो और भी मीठी होती हैं। तो ये लाइनें मैंने पढ़ाया भी है। ये लाइनें आपको कहाँ पे मिलेंगी, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में मिलेंगी। ये मैंने पढ़ाया भी है, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, यूट्यूब पे पूरी तरह से पूरी पोइम पढ़ाई है। नेक्स्ट पे आएंगे, ब्यूटी इज़ ट्रूथ ब्यूटी दैट इज़ ऑल ए नो ऑन अर्थ एंड ऑल ए नीड टू नो, दीज लाइन्स अपीयर इन। तो ये भी लाइनें कहाँ पे आती हैं, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये लाइनें भी आपकी कहाँ पे आती हैं, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न में आती हैं। ये अपने ध्यान रखना है। अगेन ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की ये लाइनें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, एंड कैन आई एवर बिड दीज जॉयज फेयरवेल, यस आई मस्ट पास देम फॉर अ नोबलर लाइफ वेयर आई मे फाइंड दी एगनीज द स्ट्राइप ऑफ ह्यूमन हार्ट्स, दीज लाइन्स आर इन। ये लाइनें भी कहाँ पे आती हैं, काफ़ी लाइनें हैं, ठीक है। तो ये बताना है कि ये लाइनें कहाँ पे आती हैं। एंड कैन आई एवर बिड दी जॉयज फेयरवेल, ठीक है। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, ये लाइनें कीट्स की अर्ली एक लॉन्ग पोइट्री थी जिसका नाम था स्लीप एंड पोइट्री से लिया गया है ना। इस पोयम में जो कीट्स हैं वो कीट्स हैं एक पोएट के रूप में अपनी यात्रा और अपने उद्देश्य को बताते हैं, ठीक है। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, स्लीप एंड पोइट्री, इनकी अर्लियर वर्क है ये। नेक्स्ट पे आएंगे, वेयर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज आर न्यू लव पाइन एट देम बियॉन्ड टुमारो, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, ठीक है। इन लाइनों में क्या कहा इन्होंने, पोएट ने क्या किसकी बात की है, मोर्टेलिटी, नश्वर मानो दुनिया के बारे में बताते हैं। वे कहते हैं एक ऐसी दुनिया है जहाँ सुंदरता जो है वो परमानेंट नहीं है, फीकी पड़ जाती है सुंदरता में, और सुंदरता और प्रेम कैसा है, बहुत ही मोमेंटम है, ट्रांजिएंट है। आज का नया प्यार कल तक नहीं टिकता, ठीक है। ये इन्होंने बताया है। तो ओड टू अ नाइटिंगेल की लाइन है ये, ठीक है। फॉर इट्स इटर्नल फ्लॉ दैट फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी दी फर्स्ट इन माइट, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, तो ये लाइनें जो है ना ये कीट्स की एपिक पोएम की है, हाइपेरियन की। और ये पोएम ना टाइटन्स और ओलंपियन जो गॉड थे उनके बीच के युद्ध के बारे में बताती है, ठीक है। और ये जो टर्म है ना इस विचार को बता रहे हैं कि यूनिवर्स का एक नेचुरल रूल है, जो अधिक सुंदर है वो अधिक शक्तिशाली भी होता है, और उसे पुराने और कम सुंदर को क्या किया जाता है, ठीक है। तो उस पुराने और कम सुंदर को उसकी जगह लेनी होती है। तो ये जो लाइनें हैं मतलब इस तर्क के आधार पर अधिक सुंदर ओलंपियन देवताओं का टाइटन्स पर विजय पाना क्या था, स्वाभाविक था। तो हाइपेरियन अ विजन की लाइन है। Adieu, the fancy cannot cheat so well as she is famed to do, deceiving elf, these lines are from। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, adieu मतलब विदा, अलविदा, विदा। कल्पना उतना अच्छा धोखा नहीं दे सकती जितना कि वो करने के लिए फेमस है। तो ये लाइनें आपको कहाँ पे मिलेंगी, तो ये लाइनें भी आपके ओड टू नाइटिंगेल में आती है। इस पोएम में स्पीकर अपनी कल्पना यानी कि फैंसी के सहारे नाइटिंगेल की दुनिया में खो जाता है, और अंत में क्या होता है, लास्ट में क्या होता है, एक शब्द उसे वापस रियलिटी में ले आता है। तो इन लाइनों में वो मतलब जो कीट्स हैं, जो पोएट हैं, वो स्वीकार करते हैं कि उनकी जो कल्पना, उनकी जो फैंसी है, जिसे वो क्या कहते हैं, डिसीविंग एल्फ कहते हैं। डिसीविंग एल्फ मतलब क्या होता है, एक धोखेबाज परी, ठीक है, जो रियलिटी से अस्थायी रूप से दूर नहीं रख सकती। कल्पना का जादू टूट जाता है। ओड टू नाइटिंगेल अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छे से समझ में आ रहा होगा। कीट्स वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ रोमांटिक्स हुज कॉमेंट इज दिस। ये किसका कॉमेंट है, कीट्स वॉज नॉट ओनली द लास्ट बट ऑल्सो द मोस्ट परफेक्ट ऑफ द रोमांटिक्स। तो ये जो कॉमेंट है काफ़ी अच्छा कॉमेंट है, किसने कहा है,
तो ये जो स्टेटमेंट है ना, किड्स वॉज नॉट ओनली, तो यहाँ पे लॉन्ग कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग, WJ लॉन्ग, वो किड्स को रोमांटिक मूवमेंट के शिखर पर रखते हैं। इनका मानना है कि किड्स ने रोमांटिक जो पोइट्री है उसके आदर्श, जैसे कि ब्यूटी है, जैसे कि फैंसी है, जैसे कि सेंसुअस है, जो इंद्रियाँ, उन सबसे उत्तम और कलात्मक रूप में इन्होंने क्या दिखाया, अपने पोइट्री में सबसे अच्छे तरीके से इन्होंने दिखाया है। किसने? किड्स ने। भले ही वह उस एज के प्रमुख राइटरों में से आखिरी थे, ऐसा इनका कहना था। डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई एट द मेयर टच ऑफ कोल्ड फिलोसफी, दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइनें आपको कहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, ये लाइनें आपको कहाँ पे मिलेंगी ये बताना है। डू नॉट ऑल चार्म्स फ्लाई एट द मेयर टच ऑफ कोल्ड फिलोसफी, दीज लाइन्स आर फ्रॉम, तो ये लाइनें भी आपको कहाँ पे मिलेंगी, ये लाइनें किड्स की लैमिया में मिलेंगी, ठीक है, ध्यान रखना है, किड्स की लैमिया में मिलेगी। ये पोइट्री जो है ना, ये भी इमेजिनेशन और तर्क के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाती है, ठीक है। पोइट्री की जो हीरोइन है लामिया, वो क्या है, एक जादुई वो सर्प स्त्री होती है, यानी कि स्नैक फीमेल होती है। तो ये लाइनें ना पोइट्री के सेंट्रल विचार को बताती है, ठीक है। आगे चलते हैं, जहाँ पे इन्होंने, अगर इसको बात करें, जहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, जैसे कि कोल्ड फिलॉसफी यानी कि ब्यूटी और चार्म्स यानी कि रहस्य और जादू को नष्ट कर सकता है। नेक्स्ट पे आएंगे, इन विच मैगजीन्स डिड द क्रिटिक्स अटैक किड्स वर्क इंडिमियन। अब यहाँ पे बात करेंगे अगर हम कि किन मैगजीन्स में क्रिटिक्स ने किड्स के इंडिमियन पर अटैक किया था। तो ये ध्यान रखना है, इंडिमियन जो है उस समय की दो सबसे प्रभावशाली और रूढ़िवादी बोल सकते हैं कंजर्वेटिव मैगजीन्स थी। एक का नाम था ब्लैकवुड मैगजीन्स, दूसरे का नाम था द क्वार्टरली रिव्यू। इन दोनों ने क्या किया था, बहुत ही क्रूर और नेगेटिव रिव्यू दिया था, किसको, इंडिमियन को। इन क्रिटिक्स ने न केवल किड्स की पोएटिक स्टाइल पर बल्कि उनके जो उदारवादी राइटर थे ली हंट, उनके साथ उनके जुड़ाव के लिए भी उनका अटैक किया था, ठीक है। सिर्फ उनके वर्क पे अटैक नहीं हुई थी, ली हंट के साथ भी इनको और ली हंट के साथ में भी जो इन दोनों की जो दोस्ती थी उन पर भी अटैक किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, किड्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम हुज कॉमेंट इज दिस, ये किसका कॉमेंट है, किड्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम, ये किसका कॉमेंट है बताना है, ओके। तो ये जो कमेंट है ये आपके मैथ्यू अर्नोल्ड का है कि शैली का है कि बायरन का है कि साउदी साहब का है, ठीक है। तो ये जो मतलब किड्स में क्या है, इनका कहना ये था, ये फेमस टिप्पणी विक्टोरियन एज के क्रिटिक थे मैथ्यू अर्नोल्ड के। ये उस समय कई लोगों का मानना था कि किड्स बहुत ही नाजुक, बहुत ही सेंसुअस पोएट थे जो कठोर आलोचना सहन नहीं कर सके। अर्नोल्ड इस कॉन्सेप्ट का खंडन करते हैं, वो कहते हैं फ्लिंट एंड आयरन, वो किड्स को क्या कहते हैं, फ्लिंट एंड आयरन। बहुत लोगों का कहना ये था कि किड्स बहुत ही कमज़ोर दिल के थे और ये जो ब्लैकवुड और क्वार्टरली रिव्यू ने इनके वर्क को जो बहुत बुरी तरह से अटैक किया था, ये सह नहीं पाए और जिसके कारण इनकी डेथ हो गई, ये भी एक रीज़न मानते हैं। लेकिन मैथ्यू अर्नोल्ड क्या कहते हैं, ये सब वो नकारते हैं, कहते हैं क्या, वो किड्स को क्या कहते हैं, फ्लिंट एंड आयरन कहकर बुलाते हैं। अर्नोल्ड का मतलब है कि किड्स के अंदर शक्ति बहुत थी, दृढ़ता बहुत था, लचीलापन बहुत था, वो केवल कोमल भावनाओं मतलब एक कोमल इमोशनल होते हैं ना, एक टेंडर इमोशनल वाले पोएट ही नहीं थे, बल्कि उनके कैरेक्टर में एक मजबूत और कठोर पक्ष भी था, ठीक है। तो ये काम किसका था, मैथ्यू अर्नोल्ड तारीफ करते हैं। सैली और माय फेवरेट किड्स है ना। चलिए, Shelley sent an invitation to kids to come to Pisha in order to live with him, but kids, अगर बात करें कि शैली ने किड्स को पीछा आने का इनविटेशन भेजा ताकि वो उनके साथ रह सके, लेकिन किड्स ने क्या किया, डिक्लाइन कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया, डिड नॉट रिप्लाई या नन ऑफ दिस। क्या किया था ये बताना है, ओके। शैली ने उन्हें इनविटेशन दिया था किड्स को कहाँ, पीछा आने के लिए। तो ये एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, जब किड्स ट्यूबरक्लोसिस से गंभीर रूप से बीमार थे तो इनके दोस्त और साथी, इनके दोस्त थे कौन, पोएट पर्सी बाइश शैली, ठीक है। इनकी बहुत चिंता थी, शैली को काफ़ी चिंता थी क्योंकि किड्स को ट्यूबरक्लोसिस था, वो सीरियस थे उससे।
तो शैली ने किड्स को ना इटली के पास पीसा सिटी में अपने और अपनी पत्नी के साथ रहने के लिए इनवाइट किया था, इस उम्मीद में कि वहाँ की जो गर्म जलवायु है उनके हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होगी। और डॉक्टर ने भी कहा था कि आपको गर्म जलवायु के पास जाके रहना, जहाँ पे गर्म जलवायु होगा, जहाँ पे गर्मी रहेगी, वहाँ पे आपको जाना चाहिए। तो इसलिए शैली ने इन्हें क्या किया था, इनविटेशन दिया था कि आओ यहाँ पे रहो। बट क्या हुआ, किड्स ने बड़े उस जो ऑफ़र जो उन्होंने इनविटेशन दिया था, उस ऑफ़र को क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया, डिक्लाइन दी ऑफ़र। इन्होंने डिक्लाइन कर दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी लिबर्टी को महत्व देते हुए शायद शैली के साथ इनका जो वैचारिक रूप से सहज महसूस नहीं कर सकते थे। मतलब अगर बात करें ये शैली के साथ, वो शायद वो अपने आप को हो सकता था वो फ्री फील नहीं कर पा रहे थे। तो इसके बजाय उन्होंने अपने दोस्त, इनके पेंटर थे जोसेफ सेवर्न, उनके साथ वो रोम चले गए। तो हो सकता उनके साथ उनकी अच्छी बनती हो, या उनके साथ वो होता ना फील फ्री, तो वो शैली के साथ नहीं था। तो इसलिए इन्होंने इस ऑफ़र को क्या किया, डिक्लाइन कर दिया, और अच्छे से डिक्लाइन किया था। किड्स नेवर अप्रूव्ड शैलीज़, अगर बात करें किड्स नेवर अप्रूव्ड शैलीज़, किड्स ने शैली के इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। कौन सी बात को, रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी, गॉड, लव पॉइंट, विजन ऑफ लव एंड गॉड। तो कौन सी बात को कभी स्वीकार नहीं किया, ये बताना है। तो किड्स और शैली के जो पोइटिकल फिलॉसफी बहुत अलग अलग थे, दोनों के तरीके सोचने के, देखने के तरीके अलग थे। किड्स का मानना था कि पोइट्री को आर्ट और सौंदर्य पर ध्यान, पोइट्री किस पे होनी चाहिए, आर्ट पे होनी चाहिए, ब्यूटी पे होनी चाहिए, उस पर कोई भी क्लियर पॉलिटिकल उद्देश्य नहीं थोपा जाना चाहिए। दूसरी ओर शैली कैसे थे, थोड़े कट्टरपंथी सुधारक थे, और अक्सर अपनी पोइट्री का यूज़ करके वो समाज में जो भी संस्थाएं चलती थी, जो भी परंपराएं चलती थी, जो भी सत्ता के खिलाफ वो क्या करते थे, विद्रोह करने के लिए लिखते थे। इसलिए किड्स ने क्या किया, शैली के समाज के खिलाफ, यानी कि रिवोल्ट अगेंस्ट सोसाइटी, ये जो था दृष्टिकोण था, वो कभी स्वीकार नहीं किए, क्योंकि उन्हें लगता था ये पोइट्री को आर्ट के बजाय प्रचार का एक साधन बना देते हैं। इनको ऐसा लगता था कि ये पोइट्री को क्या बना रहे हैं, जो कि पोइट्री आर्ट है, तो आर्ट में उसमें आर्ट ही सिर्फ रहना चाहिए, ना कि आप पॉलिटिकल चीज़ों पे, पॉलिटिकल चीज़ें आप कुछ सुधारना चाह रहे हो, सत्ता के खिलाफ लिखना चाह रहे हो, परंपराओं के खिलाफ लिखना चाह रहे हो, या किसी पॉलिटिकल संस्था पे लिखना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे, पोइट्री का साधन बनाओगे। तो इनका कहना था ये एक साधन बना देते हैं प्रचार का। द थीम ऑफ हाइपीरियन इज़ द ओवरथ्रो ऑफ द टाइटन्स ऑफ द यंग सन गॉड। तो अगर हम बात करें द थीम ऑफ हाइपीरियन का जो थीम था, टाइटन्स का युवा सूर्यदेव, ठीक है, ओवरथ्रो ऑफ द टाइटन्स बाय द यंग सन गॉड। तो यहाँ पे ये किड्स की ये जो हाइपीरियन है ना, ये किड्स की अनफिनिश्ड वर्क है हाइपीरियन, और ये ग्रीक पौराणिक कहानियों पर बेस्ड है। इसका सेंट्रल विषय क्या है, गॉडेस, यानी कि देवताओं के दो पीढ़ियों के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। पुरानी पीढ़ी के देवता हैं जिन्हें टाइटन्स कहा जाता है, एक तो पुरानी पीढ़ी के देवता हैं जिन्हें क्या कहा जाता है, टाइटन्स कहा जाता है, जो युवा और अधिक शक्तिशाली ओलंपियन देवताओं द्वारा पराजित की जा चुके हैं। ठीक है, तो इस पौराणिक स्टोरी में जो पुराने सूर्यदेव हैं, जिन्हें हाइपीरियन की स्थान ले, यानी कि हाइपीरियन की जगह लेने वाले नए और जो युवा सूर्य हैं, यानी कि देव अपोलो जिन्हें कहा जाता था, अपोलो, ठीक है, देव अपोलो, जो पोइट्री म्यूज़िक और जो पोइट्री म्यूज़िक के भी देवता हैं। तो यहाँ पे अपोलो इज़ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, द इमेजिनेशन में बी likened to Adam's dream, he awoke and found it true. Who said किस, ठीक है, तो ये किसने कहा है, Who said, ये किसने कहा है। तो किड्स की जो अगर बात करें हम, द इमेजिनेशन में बी लाइकन टू एडम्स ड्रीम, ही अवोक, यानी कि इमेजिनेशन की तुलना एडम के सपने से की जा सकती है, वह जागा उसे सच पाया। ये किसने कहा है, तो ये किड्स ने ही कहा है। ठीक है, ये किड्स ने कहा, किड्स ने अपने एक लेटर में लिखा। ये किड्स की इमेजिनेशन की शक्ति पर एक गहरे विश्वास को दिखाता है। जहाँ जॉन मिल्टन का जो एपिक है पैराडाइज लॉस्ट, उसका रेफरेंस दे रहे हैं, जिसमें ईव का निर्माण सपने, जिसमें एडम और ईव का जो निर्माण का सपना देखता है, यानी कि एडम ईव के निर्माण का, यानी कि ईव का जन्म हो रहा है,
कैसे कैसे हो रहा है ये सपना देखता है, और जब वो जागता है तो उसका सपना सच हो जाता है। तो किड्स के लिए इसका मतलब किड्स के लिए क्या था कि इसका मतलब जो कुछ भी कल्पना यानी कि इमेजिनेशन ब्यूटी के रूप में महसूस करती है, इवेंचुअली वो सच हो ही जाता है, ऐसा कहना था। आते हैं नेक्स्ट पे। किड्स वॉज वन ऑफ द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन हु सेड, किसने कहा था? ठीक है, तो ये लाइनें भी किसने कहा था, ध्यान रखना है। ये जो लाइनें हैं ये किसने कहा था? तो शैली ने कहा था। ठीक है, शैली ने कहा था। ये जो लाइनें हैं ना, ये शैली ने किड्स के डेथ के बाद उनके लिखे गए जो एलिजी नहीं थी, एडोनिस में इन्होंने लिखा था। ठीक है, इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन का मतलब क्या हुआ? किड्स उन महान पेंटर्स के ग्रुप को उन महान पेंटर के ग्रुप से रिलेटेड है जिनकी डेथ बहुत कम उम्र में हो गई। इससे पहले कि वो पूरी तरह से फेमस होते, मान्यता प्राप्त होते और वह अपनी टैलेंट के कारण हकदार होते, इसके पहले उनकी डेथ हो गई। शैली ने कहा, आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग दिस इज़ अ फाउंड इज़ वन ऑफ। ठीक है, मैंने सभी चीज़ों के ब्यूटी के सिद्धांत से प्रेम किया, ये किस में पाया जाता है? तो ये किड्स के लेटर में। ये जो लाइनें हैं ना, ये किड्स के पूरे जीवन और आर्ट के दर्शन का सार है। ये किड्स के लेटर में हमें ये लाइनें मिलती हैं। स्पेशली कहाँ? ये उनके द्वारा लिखे गए जो लास्ट नोन लेटर का एक पार्ट है, जहाँ उन्होंने अपनी डेथ से कुछ समय पहले ही रोम में अपने जो दोस्त के साथ थे ना, चार्ल्स ब्राउन को लिखा था, उनमें ये लाइनें मिलती हैं। तो किड्स के लेटर में मिलती हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, किड्स के लेटर में मिलती हैं। फॉर एवर, नेक्स्ट वन पे आएंगे। फॉर एवर विल्ट दाउ लव सी बी फेयर दिस अपीयर्स इन। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? तुम हमेशा प्रेम करते रहोगे और वो हमेशा सुंदर रहेगी। तो ये लाइनें आपकी कहाँ पे आती है? तो ये भी लाइनें मैंने पढ़ाया है। ये लाइनें, तुम हमेशा प्रेम करते रहोगे और वो हमेशा सुंदर रहेगी, ओड ऑन अ ग्रेशन अर्न की लाइन है। ठीक है, जहाँ पे इसकी बात कहाँ पे हुई है? जब उस कलश यानी कि उस अर्न पर, उस कलश पर एक प्रेमी की तस्वीर है जो अपनी प्रेमिका को किस करने वाला है। तो पोएट कहता है कि हालांकि तुम उससे कभी न किस कर पाओगे, लेकिन तुम्हारा फ़ायदा ये है कि तुम हमेशा उससे प्रेम करते रहोगे और वो हमेशा तुम्हारे लिए सुंदर रहेगी। बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है इसको। नेक्स्ट पे आएंगे। लॉरेंजो इज़, लॉरेंजो कौन है? ठीक है, लॉरेंजो किड्स की अगर बात करें तो इशाबेला आर द पॉट ऑफ बेसिल का मुख्य कैरेक्टर है। कहानी में इशाबेला कौन है? एक अमीर व्यापारी की, एक रिच मर्चेंट की बेटी है, और लॉरेंजो उसके परिवार के लिए काम करने वाला एक छोटा सा एम्प्लॉय है। ठीक है, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए लॉरेंजो जो है वो इशाबेला का क्या है? लवर है। ठीक है, ये जो पोइट्री है ये उनके ट्रेजिक लव स्टोरी की कहानी बताती है, जिसमें इसाबेला का भाई लॉरेंजो की हत्या कर देता है। तो ये है, तो लॉरेंजो कौन है? इसाबेलाज लवर है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे। वन ऑफ द वर्क्स ऑफ कीट्स इज़ बेस्ड ऑन बर्टन्स द एनाटोमी ऑफ मेलनकली, फाइंड इट आउट। तो इसकी अगर हम बात करें कि वन ऑफ द वर्क्स ऑफ कीट्स यानी कि कीट्स का एक वर्क है बर्टन द एनाटोमी ऑफ मेलनकली पर। ठीक है, नहीं, वन ऑफ द वर्क्स ऑफ कीट बेस्ड ऑन बर्टन मतलब कीट्स के वर्क्स में से किसी एक वर्क है जो बर्टन्स पर बेस्ड है, एनाटोमी ऑफ मेलनकली उसे बताना है। तो कीट्स की एक फेमस वर्क है लामिया। इसकी जो कहानी है ना, इसका सोर्स जो है ना, ये 17वीं सेंचुरी के स्कॉलर्स थे जिनका नाम था रॉबर्ट बर्टन। उनका एक वर्क था जिसका नाम था द एनाटोमी ऑफ मेलनकली, इस पर बेस्ड है। बर्टन की इस बुक में एक दार्शनिक के बारे में एक छोटी कहानी है जिसे लामिया अपने प्यार में फंसा लेती है। लामिया जो वो रहती है विष कन्या टाइप की रहती है, मतलब आधी औरत रहती है आधी सांप होती है ना। तो वो क्या करती है? अपने प्यार में फंसा लेती है। तो कीट्स ने इसी कहानी को अपने वर्क का आधार बना लिया। ठीक है, लामिया, ध्यान रखना है, लामिया। नेक्स्ट पे आएंगे। हिज हार्ट वॉज नॉट ब्रोकन बट इट वॉज स्टार्व दिस इज सेड अबाउट। ये किसके बारे में? उसका दिल टूटा नहीं था बल्कि भूखा था। ये किसके बारे में है? तो ये जॉन कीट्स के बारे में कही गई बात है, काफ़ी गहरी बात है। कीट्स के दुख को दिखाता है किसी एक घटना, जैसे कि प्रेम में वो क्या हो गया था? फेलियर हो गया था। उसके कारण नहीं थी बल्कि एक क्या था, मतलब उसका मन जो था, उसकी जो आत्मा थी वो ब्यूटी, लव, जीवन के उन अनुभव यानी कि उन एक्सपीरियंस के लिए कैसी थी? स्टार्व थी यानी कि भूखी थी, जिन्हें वो अपने छोटी और ट्रेजिक लाइफ में पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर सकता था। तो ये कीट्स के बारे में बातें हैं। नेक्स्ट पे आएंगे।
आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोएट आफ्टर माई डेथ, हु सेड, ये किसने कहा है? कीट्स, शैली, बायरन या कॉलरिज? किसने ये बात कही है? आई थिंक आई शैल बी अमंग द इंग्लिश पोएट, मुझे लगता है कि मैं अपने डेथ के बाद इंग्लिश पोएट में गिना जाऊंगा। ये किसने कहा था? काफ़ी आत्मविश्वास से भरी ये लाइनें हैं ना, और फ्यूचर की लाइनें हैं। तो जॉन कीट्स ने अपने भाई को लिखे एक लेटर में ये बात कही थी। ठीक है, ये जॉन कीट्स ने ही कहा था। अपने लाइफ टाइम में कीट्स को क्रिटिक्स से कठोर टिप्पणियाँ मिली, मतलब क्रिटिक्स ने काफ़ी इनकी आलोचना की, काफ़ी क्रिटिसाइज इनको मिला अपने लाइफ टाइम में, और वो अपनी बीमारी को लेकर निराश भी थे। लेकिन उन्हें अपनी पोएटिक टैलेंट पर काफ़ी विश्वास था कि हाँ, उनके अंदर जो पोएटिक टैलेंट है वो अगर वो जीते ना आज की डेट में तो काफ़ी फेमस पोएट होते, और भी फेमस होते। बट वो 25 ईयर्स ओल्ड ही जिए तो इतना फेमस है कि आज हम पढ़ रहे हैं। तो इनको भी कहीं ना कहीं अपनी पोएटिक टैलेंट पर काफ़ी गहरा विश्वास था, और ये लाइनें दिखाती हैं उन्हें ये यकीन था कि भले ही उनके समय के लोग ने उन्हें ना सराहा हो, अब इनके समय के लोग ने काफ़ी इनको क्रिटिसाइज किया, लेकिन आने वाली जो पीढ़ियां होंगी वो उनकी ग्रेटनेस को पहचानेंगी और उन्हें इंग्लैंड का महान पोएट के स्थान पर रखेंगी, महान पोएट में जगह देंगी। तो ये कीट्स का ये मानना था, इनका विश्वास था, और सही हुआ आज। ही इज़ डैश विथ शेक्सपियर हु सेड, ये किसने कहा है? ये आया था क्वेश्चन, कितनी बार आया ये वाला। ही इज़ डैश विथ शेक्सपियर हु सेड, ये किसने कहा है? वह शेक्सपियर के साथ है। किसने ये बात कही है कि वह शेक्सपियर के साथ है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगेन, मतलब किसी भी इंग्लिश पोएट के लिए ये सबसे बड़ी तारीफ़ है जो मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं कीट्स के लिए बात। मतलब इन्होंने अपने एक फेमस ऐसे में अर्नोल्ड ने कीट्स का इवैल्यूएशन करते हुए उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ही इज़ विद शेक्सपियर, मतलब वह शेक्सपियर के साथ है। मीन्स कीट्स की जो स्वाभाविक पोएटिक टैलेंट था और लैंग्वेज पर उनका अधिकार था और उनकी जो लिखने की शक्ति थी वो इतनी असाधारण थी, इतनी टैलेंटेड थी ना कि वो इंग्लिश लैंग्वेज के सबसे महान राइटर शेक्सपियर की श्रेणी में रखे जाने के योग्य थे। अगर ये आज जिंदा होते ना तो इनसे कम नहीं थे शेक्सपियर के। तो ये किसने कहा है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। ठीक है। शैली ट्रेवल्ड फ्रॉम हेवन टू अर्थ वाइल कीट्स फ्रॉम, शैली ट्रेवल्ड फ्रॉम हेवन टू अर्थ, शैली ने स्वर्ग से लेकर यानी कि हेवन से लेकर पृथ्वी तक की यात्रा की, जबकि कीट्स ने क्या किया? कीट्स ने अर्थ टू हेवन किया। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये शैली और कीट्स की पोएटिक स्टाइल के बीच में एक फेमस क्रिटिसिज्म की तुलना है। यानी कि शैली को अक्सर क्या कहा जाता था? शैली को अक्सर एब्सेंट थॉट्स, आदर्शवाद यानी कि आध्यात्मिक दुनिया जिन्हें हेवन का कवि माना जाता था, जो अपनी पोइट्रीज में ऊंचे आदर्शों को धरती पर लाने की कोशिश करते थे। और इसके जस्ट विपरीत कीट्स जो थे, कीट्स की कविता में हमें क्या मिलता था? शुरुआती ठोस मिलती थी, बहुत ही ठोस पोइट्री लिखते थे, रियलिस्टिक लिखते थे। और कैसे लिखते थे? सेंसुअस होती थी। ठीक है। और जो किसे कहा जाता है? पृथ्वी, उसे पृथ्वी से जोड़ा गया है। जैसे कि बुलबुल, वे एक बुलबुल, अर्ण, पतझड़ जैसे संसारिक चीज़ों से शुरू करते थे अपनी पोइट्री। ठीक है। तो इसलिए अर्थ टू हेवन है, इन्होंने यात्रा की हेवन टू अर्थ। ठीक है। लेकिन इन्होंने यात्रा की अर्थ टू हेवन, सबसे पहले अर्थ की चीज़ों से ही इन्होंने अपनी पोइट्री स्टार्ट करते थे और ये हेवंस की चीज़ों से। इसलिए कीट्स को कहा जाता है कि पृथ्वी यानी कि अर्थ टू हेवन तक की यात्रा किया गया। इट इज़ नो स्मॉल थिंग टू हैव सो लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी एज टू परसीव द नेसेसरी delineation of beauty with truth and both with joy. Keats was great spirit and count for more than many even of the admirers suppose, because thus just high perception made itself clear to him. Whose comment is this? काफ़ी लंबा कमेंट है और किसने किया था? इतना लंबा कमेंट कौन कर सकता है? ये कमेंट किसका है? ठीक है, हमें बताना है ये कमेंट किसका है, इतना लंबा कमेंट। तो ये भी कमेंट जो है ना आपका, ये मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं ना, ध्यान रखना है। ठीक है, मैथ्यू अर्नोल्ड तारीफ़ करते हैं उनकी। नेक्स्ट पे आएंगे, ये भी काफ़ी लंबा है। इन वन ऑफ हिज लास्ट लेटर्स अ पोएट रोट इफ़ आई शुड डाई, अपने लास्ट लेटर्स में अपने लास्ट लेटर में से एक लेटर में एक पोएट ने लिखा, इफ़ आई शुड डाई, अगर मैं मर जाऊँ, आई हैव लेफ्ट नो इमॉर्टल वर्क बिहाइंड मी, तो मेरे पीछे कोई इमॉर्टल वर्क नहीं छोड़ा है, मतलब मैंने अपने पीछे कोई इमॉर्टल वर्क नहीं छोड़ा है। नथिंग टू मेक माई फ्रेंड्स प्राउड माई
नहीं सॉरी, प्राउड ऑफ माई मेमोरी। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे मेरे दोस्तों को मेरी यादों मतलब मेरी याद पर गर्व हो। बट आई हैव लव्ड द प्रिंसिपल ऑफ ब्यूटी इन ऑल थिंग्स, लेकिन मैंने सभी चीज़ों में ब्यूटी के सिद्धांत से प्रेम किया है। एंड इफ़ आई हैड टाइम, और अगर मेरे पास समय होता, आई वुड हैव मेड माई सेल्फ रिमेंबर्ड, तो मैं खुद को याद रखने के लायक बना देता। फाइंड आउट द पोएट, कौन से पोएट है भाई? तो ये कौन हो सकते हैं? किड्स हो सकते हैं ना, और कौन हो सकता है ना? खुद को लायक बना देना का मतलब दोनों, मतलब यहाँ पे मतलब सबसे बढ़कर कोई काम नहीं छोड़ा, ये इन्होंने अपने बारे में कहा है। किड्स पोइट्री वॉज नॉट इमिटेटेड इन डीड ऑफ शेक्सपियर बट शेक्सपीरियंस हुज कॉमेंट इज दिस। ये किसका कॉमेंट है? ठीक है, ये किसका कॉमेंट है हमें बताना है। ओके तो ये किसने कहा था? किड्स की जो पोइट्री वॉज नॉट इमिटेटेड इन डीड, मतलब किड्स की पोइट्री रियल में शेक्सपियर की नकल नहीं थी ऑफ शेक्सपियर बट शेक्सपीरियंस, बल्कि शेक्सपियर जैसी थी। ऐसा किसने कहा है? तो मैथ्यू अर्नोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। अ पोएट इज़ द मोस्ट अनपोइटिकल थिंग इन एग्जिस्टेंस, ही हैज़ नो आइडेंटिटी, ही इज़ कॉन्टिन्यूली इन फॉर एंड फीलिंग सम अदर बॉडी। हु सेड? किसने कहा था? ये बात किसने कहा था हमें जानना है, ये बात किसने कही है। तो ये बात भी किसने कहा है कि एक पोएट, ठीक है, ये जो किसने कहा है, ये आपके कीट्स कहते हैं। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है ये कीट्स का ही है, और उनके नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है ये। ठीक है, कीट्स यहाँ पे तर्क देते हैं कि एक सच्चा पोएट का अपना कोई निश्चित या अपनी कोई पहचान नहीं होती, इसके बजाय जो पोएट का स्वभाव है वो खुद को खाली करना और उन चीज़ों की पहचान को धारण करना जिसके बारे में वो लिखता है, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो बर्ड्स हो, चाहे कोई फ्लावर हो। ठीक है, पोएट को अपने पर्सनल को मिटाकर अपने विषय के साथ एक हो जाना चाहिए। ऐसा किसका कहना था? तो कीट्स साहब का। आई कैन स्कार्सली पजेस वॉट आई बट डिमली perceive and yet I think I perceive it. This statement of Keats shown in his mental state. In this mental state he wrote. अब मतलब अपने mental state में वो लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हैं? ठीक है, ये बताना है। मतलब मैं उसे मुश्किल से ही धारण कर सकता हूँ जिसे मैं केवल धुंधला सा देखता हूँ। और फिर क्या कह रहा है? एंड आई थिंक आई परसीव इट, और मुझे भी लगता है कि मैं उसे देखता हूँ। तो ये किड्स का जो स्टेटमेंट है ये उनके मेंटल सिचुएशन को दिखाता है, मेंटल स्टेट को दिखाता है। तो इस मेंटल स्टेट में उन्होंने लिखा था, क्या लिखा था? इसी मेंटल स्टेट में उन्होंने हाइपीरियन लिखा था, ये ध्यान रखना है। सॉरी, इसी मेंटल स्टेट में उन्होंने एंडीमियन लिखा था, ये आ जाएगा। हाइपीरियन नहीं बोल सकते, एंडीमियन बोल सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट पे आएंगे। आई लुक अपॉन फाइन फ्रेज लाइक अ लवर, सॉरी लाइक अ लवर हु सेड, किसने कहा है? ठीक है, मैं एक सुंदर फ्रेज को एक प्रेमी की तरह देखता हूँ, ये बात किसने कहा है? तो ये बात भी कीट्स कहते हैं। फाइन फ्रेज मतलब वो कहते हैं कि जिस तरह एक प्रेमी अपने प्रेमिका को देखता है, उसी स्नेह से और तारीफ़ से वो एक सुंदर फाइन फ्रेज को भी देखते हैं। ये बात कीट्स ने कहा है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। हुम डज कीट्स एडवाइस, सोचती हूँ कि और आगे एक्सप्लेन करूँ कि ना करूँ, लेकिन खैर अभी एक्सप्लेन करूँगी तो वीडियो लेंदी होगी और प्रैक्टिस सेट में ज़्यादा एक्सप्लेन करना भी सही नहीं है। हुम डज कीट्स एडवाइस टू लोड एवरी रिफ्ट विद अर, इसका बताना है। यानी कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि कीट्स किसे हर दरार को ऐश्क से भरने की सलाह देते हैं। यानी कि आप क्या करो ना, ये याद रखना है। हाँ, टू लोड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी हमने ऊपर पढ़ लिया है। अपनी पोइट्री को भर दो, जिस तरह खदान ना कीमती चीज़ों से भरी होती है, उसी तरह अपनी पोइट्री को भी भर दो। अपनी पोइट्री के हर छोटे पार्ट को एकदम मूल्यवान बना दो, घने कर दो, संवेदी विवरण से समृद्ध किया, ताकि कोई भी विचार यानी कि कोई भी थॉट्स का स्ट्रक्चर ना रहकर कुछ भी ना रहे। ऐसा किसने कहा है? तो कीट्स किसे सलाह देते हैं ऐसा करके? शैली को, अभी हमने ऊपर पढ़ा था ये। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। अ पोएम इज़ अ फेवरिट अटेम्प्ट रादर दैन अ डीड अकम्प्लिश्ड हु सेड, ये किसने कहा है?
ये ना, ये वाला याद रखना है, टू लोड एवरी रिफ्ट विद अर, ये इन्होंने शैली को ही समझाते हुए कहा है, क्योंकि इन्होंने जब ये शैली का वर्क पढ़ा था ना, तो शैली के वर्क में इन्होंने देखा कि इस चीज़ की कमी है, ठोस की कमी है, मैंने ऊपर बताया ना अभी, सेंसुअस की कमी है, ये सारी चीज़ों की। तो इन्होंने ये बताया कि अपनी पोइट्री को इन सभी चीज़ों से भर दो, जिस तरह खदान भरी होती है कीमती चीज़ों से। अब पोएम इज़ अ फेवरेट अटेम्प्ट, ये किसने कहा है, सॉरी हाँ, ये किसने कहा है, 42 पे आ गए हैं हम, और 95 हमें करना है, तो जल्दी से हम कर लेते हैं। ये किसने कहा है, ओके। तो ये जो लाइनें हैं, अब पोएम इज़ अ फेवरेट अटेम्प्ट, ये किसने कहा है, राइट आंसर, यानी कि मतलब एक पोइट्री, एक पूरा किया हुआ काम होने के बजाय, बल्कि क्या है, एक डिड कॉम्प्लिस्ड, एक फेवरेट अटेम्प्ट है, यानी कि ज्वलंत प्रयास जिसे बोलते हैं। तो ये कीट्स ने ही कहा है। कीट्स की मतलब इसके थ्रू से कीट्स ना पोइट्री लिखने की एक प्रोसेस को बताते हैं कि पोइट्री लिखने का प्रोसेस क्या है। इनका मानना था कि जो पोइट्री होती है, जो पोइट्री की राइटिंग होती है, बहुत ही शांत होती है, बहुत ही कंट्रोल्ड वर्क नहीं है, बल्कि एक तीव्र, एक जुनूनी, लगभग फेवरिट जैसा प्रयास है, यानी कि बुखार जैसा, जिसमें पोएट क्या करता है, अपनी पूरी ऊर्जा के साथ एक विचार, एक भावना को पकड़ने की कोशिश करता है जब वो पोइट्री लिखता है। ठीक है, तो कीट्स, आई थिंक पोइट्री शुड सरप्राइज अस बाय अ फाइन एक्सेस, दिस पोएम विल बी टेस्ट एंड ट्रायल। सब पोइट्री पे इन्होंने कहा है, ट्रायल ऑफ माई पावर्स ऑफ इमेजिनेशन चीफली ऑफ माई इन्वेंशन विच इज़ अ रेयर थिंग इंडीड। मुझे लगता है कि पोइट्री को हमें एक सुंदर अधिकता से आश्चर्यचकित करना चाहिए। ये पोइट्री मेरी कल्पना की शक्तियों को और मेनली मेरे आविष्कार क्षमता की परीक्षा होगी। ये किसने कहा है, यहाँ पे क्या बताया, हेयर किड्स टॉक अबाउट टॉक्स ऑफ अ पोएम। यहाँ पे किड्स किस पोएम की बात कर रहे हैं, विच पोएम इज दिस, किस पोएम की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो पोएट है वो किस पोएम की बात कर रहे हैं, तो एंडीमियन की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है, एंडीमियन की। मतलब यहाँ पे अगर हम देखें एंडीमियन की ये बात कर रहे हैं। अपने इस लेटर में किड्स अपनी पहली जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है एंडीमियन की, जो इम्पोर्टेंट योजना के बारे में बात करते हैं, वो इस पोएम को अपनी इमेजिनेशन, अपनी इन्वेंशन की एक बड़ी परीक्षा के रूप में देख रहे हैं। उनका जो लक्ष्य है ना, वो साधारण कोई स्टोरी के आधार पर नहीं है कि 4000 लाइनों की एक विशाल कविता की रचना करना था, बल्कि उनको ना क्या करना है, फाइन एक्सेस के सिद्धांत से भरी होनी चाहिए इनकी पोइट्री। तो एंडीमियन के बारे में कहते हैं, हाइपेरियन वॉज प्लान टू बी अ ब्लैंक वर्ड्स एपिक ऑफ 10 बुक्स, ओनली 2 बुक्स आर पार्ट ऑफ द थर्ड वर completed एट इट रिमेन किड्स ग्रेटेस्ट अचीवमेंट, द पोएम वॉज इंस्पायर्ड बाय अ बुक ऑफ मिल्टन, विच बुक इज दिस। ये काफ़ी, एक क्वेश्चन में काफ़ी फैक्ट भी मिल गए हैं कि हाइपेरियन को इन्होंने प्लान बनाया था कि 10 बुक में लिखना है, एक ब्लैंक वर्ड्स में लिखना है। इनका ये प्लान था कि हाइपेरियन को 10 बुक में एक ब्लैंक वर्ड्स एपिक बनाने की योजना थी कि 10 बुक्स में रहेगा ब्लैंक वर्ड्स में, लेकिन 2 बुक्स और तीसरे का एक हिस्सा ही पूरा हो पाया था। फिर भी ये किड्स की सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं रही। ठीक है, मतलब सबसे बड़ी उपलब्धि बनी रही। ठीक है, ये जो पोएम है ये मिल्टन के किस वर्क से प्रेरित है ये बताना है, तो पैराडाइज लॉस्ट से, ये ध्यान रखना है, पैराडाइज लॉस्ट से इन्होंने सारी चीज़ें ली थी। ठीक है, जॉन मिल्टन को ये अपना आदर्श माने थे और उन्होंने स्पेशली मिल्टन के जो फेमस एपिक है पैराडाइज लॉस्ट से प्रेरणा ली थी। ओके, नेक्स्ट पे आएंगे, किड्स यूज द सोनेट फॉर्म विच वन। किड्स ने सोनेट फॉर्म का यूज़ किया, कौन से सोनेट फॉर्म का इन्होंने यूज़ किया था, तो देखिए किड्स ने क्या किया था, किड्स ने इंग्लिश यानी कि शेक्सपियरियन, इटालियन यानी कि पेट्रार्कन, दोनों प्रकार के सोनेट लिखे, और ऑल्दो इन्होंने स्पेशली इटालियन फॉर्म का सबसे ज़्यादा यूज़ किया। ठीक है, इटालियन फॉर्म के कुशल यूज़ के लिए जाने जाते हैं। इनके कई फेमस सोनेट हैं, जैसे ऑन द फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ठीक है, जिसमें ये इटालियन को ही फॉलो करते हैं, ऑक्टेव और सस्टेट। ठीक है, तो इटालियन फॉर्म दोनों का यूज़ किया, लेकिन सबसे ज़्यादा इसका यूज़ किया। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ओ पोजी फॉर दी आई होल्ड माई पेन दैट एम नॉट एट अ ग्लोरियस डेनिजन ऑफ दाई वाइड हेवन, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी, ठीक है, ओ पोजी मतलब हे पोइट्री, हे काव्य तुम्हारे लिए, फॉर दी आई होल्ड माई पेन मैं अपनी कलम पकड़ता हूँ, दैट एम नॉट एट अ ग्लोरियस डेनिजन ऑफ दाई वाइड हेवन, जो अभी तक तुम्हारे विशाल स्वर्ग, जो अभी तक तुम्हारे वाइड हेवन का एक क्या है, एक डेनिजन, ग्लोरियस डेनिजन नहीं है। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, स्लीप एंड पोइट्री की लाइनें हैं, ये ध्यान रखना है।
ठीक है, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? स्लीप एंड पोट्री के। स्टॉप एंड कंसिडर लाइफ इज बट अ डे, दिस लाइन अपीयर्स इन, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? स्टॉप एंड कंसिडर लाइफ बट अ डे, ये भी बताना है ये लाइनें कहाँ पे आती हैं। तो ये लाइनें भी आपकी स्लीप एंड पोइट्री में आती हैं कि रुको और विचार करो, जीवन तो बस एक दिन का है। ये भी स्लीप एंड पोइट्री में आती हैं। वो रीडर से यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो रुकें और इस फैक्ट पर विचार करें कि मानो जो जीवन है ना वो कितना छोटा और कितना टेम्परेरी है। तो ये जो थीम है ये किड्स के बाद की कई पोइट्री में इसको रिप्रेजेंट करता है। स्लीप एंड पोइट्री की लाइन है ये भी। नेक्स्ट पे आएंगे, किड्स रोट अ बैलेड इन 1819 टू कॉन्कर लव एंड डेथ, इट वॉज अ एलिगोरिकल एक्सप्रेशन ऑफ हिज एग्नाइज्ड स्ट्रगल, फाइंड आउट द बैलेड, उस बैलेड का नाम बताना है। किड्स ने 1819 में लव एंड डेथ मतलब लव एंड डेथ पर विजय पाने के लिए एक बैलेड लिखा था, इस बैलेड के बारे में बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ला बैलेड एम सेंस मर्सी, ये भी मैंने पढ़ाया, ला बैलेड एम सेंस मर्सी। ठीक है, ये 1819 में उन्होंने लिखा था, ला बैलेड एम सेंस मर्सी, जिसका मतलब है बिना दया की सुंदर एक ब्यूटीफुल वुमेन, जो एक नाइट्स की कहानी है। ठीक है, ये एक नाइट्स की कहानी, एक शूरवीर की कहानी मैंने पढ़ाया था, जिसे एक रहस्यमय परी जैसी फीमेल होती है, स्त्री होती है, वो मोहित कर देती है, आकर्षित कर देती है और फिर उसे त्याग देती है। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना, ये जो पोएम है ना ये अक्सर किड्स के लव, यानी कि इनकी लव कौन थी? बिलवड फैनी ब्राउन। ठीक है, फैनी ब्राउन के प्रति, बीमारी, ये सारी चीज़ें ये पोएम दिखाती हैं। विच पोएम वॉज रिटन सून आफ्टर द डेथ ऑफ हिज ब्रदर टॉम। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सी पोएम थी जो उनके भाई टॉम के डेथ के तुरंत बाद लिखी गई थी। कौन सी पोएम थी? इनके भाई की जब डेथ हुई टॉम की तो तुरंत उनके डेथ के तुरंत बाद ही लिखी गई थी। तो कौन सी पोएम थी? राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? किड्स के जो छोटे भाई थे टॉम, उनकी डेथ कब हुई थी? 1818 में, और उनकी भी डेथ किससे हुई थी? ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी। ठीक है, किससे हुई थी? ट्यूबरक्लोसिस से हुई थी, जिसको हिंदी में तपेदिक बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, जिसने किड्स को काफ़ी गहरा दुख भी हुआ। और ये जो ट्रेजिक घटना इनके लाइफ में घटी कुछ महीने बाद ही 1819 में, 1819 के स्प्रिंग सीजन में इन्होंने अपनी सबसे फेमस पोइट्रीज में से एक पोइट्री लिखी जिसका नाम था ओड टू अ नाइटिंगेल। ठीक है, ये लिखा, इसमें इन्होंने दुख दिखाया है, डेथ दिखाया, मानवीय दुख को दिखाया है। वन ऑफ किड्स फ्रेंड्स डाइड इन हिज आर्म्स, फाइंड हिम आउट, सेवरन शैली, फैनी ब्राउन, नन ऑफ दिस। तो किड्स के एक दोस्त की डेथ उनकी बाहों में हुई, तो वो कौन थे? शैली तो नहीं थे, है ना? बताना है यहाँ पे वो कौन थे। तो भाई उनके सबसे अच्छे दोस्त थे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ना थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया है। यहाँ पे पूछ रहा है कि किड्स के जो किड्स के किस फ्रेंड की डेथ उनके बाहों में हुई, जो कि गलत है। किड्स की डेथ किस फ्रेंड के बाहों में हुई थी, ये क्वेश्चन होना चाहिए था। ठीक है, इसको मैं PDF में सही कर दूँगी। ये क्वेश्चन होना चाहिए था कि किड्स की डेथ उनके किस दोस्त की बाहों में हुई थी, ये सच है। मतलब किड्स के किसी दोस्त की डेथ उनकी बाहों में नहीं हुई थी। रियलिटी तो ये है कि किड्स की डेथ उनके दोस्त की बाहों में हुई थी। उनके जो डेडिकेटेड दोस्त थे, पेंटर थे, जिसका नाम था जोसेफ सेवर्न। ठीक है, इनका नाम था जोसेफ सेवर्न। जहाँ पे ये रोम में चले गए थे, डॉक्टर ने इनको कहा था कि गर्म जलवायु में आप जाके रहिए, आपकी बीमारी ऐसी है। तो ये अपने दोस्त जोसेफ सेवर्न के साथ चले जाते हैं रोम। ठीक है, और रोम में ही किड्स के साथ ये रहते हैं जोसेफ सेवर्न। उनके बीमारी के लास्ट मोमेंट तक इनकी देखभाल भी करते हैं। यही देखभाल भी करते हैं किनकी? किड्स की। किड्स ने सेवर्न की बाहों में अंतिम सांस लिया था। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछ लिया है, तो ये ध्यान रखना, किड्स की जो अंतिम सांस किड्स ने लिया था ना, वो जोसेफ सेवर्न की बाहों में लिया था। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। विच ओड इज़ इनकम्प्लीट, कौन सी इनकी ओड है जो इनकम्प्लीट है? किड्स की कौन सी ओड है जो इनकम्प्लीट है, ये बताना है। ठीक है, कौन सी इनकम्प्लीट है? तो एक चीज़ ध्यान रखना है,
कीट्स के बहुत सारे ऐसे ओड हैं जैसे कि ओड टू अ नाइटिंगेल, ओड ऑन अ ग्रेशियन आर, ये कंप्लीट है। ऑल्दो उन्होंने 1 मई 1818 के ग्रीक देवी, एक ग्रीक गॉडीज है माइया, को एड्रेस करते हुए एक ओड लिखना शुरू किया था। 1 मई 1818 में 1818 एक मिनट, ठीक है। 1 मई 1818 में इन्होंने एक ग्रीक गॉडेस थी जिसका नाम था माइया, जिसका नाम क्या था, माइया, इनको एड्रेस करते हुए एक ओड लिखना शुरू किया था जिसे वो कंप्लीट नहीं कर सके। और ये जो इनकी राइटिंग्स थी ओड टू माइया के नाम से जानी जाती थी, जो कि ये एक फ्रेगमेंट के रूप में ही मौजूद थी। तो ओड टू माइया, ये इनका ओड जो था ये क्या था, इनकम्प्लीट था। बाकी ओड ऑन अ ग्रेशियन और नाइटिंगेल ये कंप्लीट था। विच सोनेट इज़ द लास्ट ऑफ कीट्स सोनेट, तो कौन सा सोनेट है जो कीट्स का लास्ट सोनेट है, जो कि इटालियन पे लिखा था, 14 लाइन की पोएम थी ये। तो कौन सी सोनेट थी, ब्राइट स्टार, ये ध्यान रखना है, ब्राइट स्टार ही थी, ठीक है, ओके। ब्राइट स्टार की अगर हम बात करें, ऐसा माना जाता है कि ब्राइट स्टार जॉन कीट्स की लिखी गई और रिवाइज्ड की गई लास्ट सोनेट है। इन्होंने इसे 1819 में लिखा, पॉसिबिलिटी 1820 में अपने डेथ से कुछ समय पहले ही इटली की लास्ट यात्रा के दौरान इसमें उन्होंने क्या किया था, रिवाइज्ड किया था, यानी कि इसमें मॉडिफाई किया था, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु कॉल्स ओड टू ऑटम परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन, तो ओड टू ऑटम को शायद परफेक्शन के सबसे करीब कौन कहता है। कई क्रिटिक्स ने ओड टू ऑटम को इसकी जो स्ट्रक्चर है, इसका जो काम ब्यूटी के लिए तारीफ़ की है, यानी कि शांत सौंदर्य के लिए तारीफ़ की गई है। ये जो टिप्पणी है, ये जो कमेंट है, परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन, ये किसने कहा है, तो नाम याद रखना है इनका, स्विनबर्न, ठीक है। एक क्रिटिक थे अलगरनान चार्ल्स स्विनबर्न, ये विक्टोरियन एज के फेमस पोएट थे। इन्होंने कहा है, इन्होंने ये बात कही है परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन, ओड टू ऑटम को। इनका मानना था ये पोयम हर तरह से एक आदर्श राइटिंग है कीट्स की, ओड टू ऑटम को। तो ये किसने कहा था, ये विक्टोरियन पोएट थे स्विनबर्न। इनका पूरा नाम क्या है, तो ये याद रखना है, अलगरनान चार्ल्स स्विनबर्न। हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर, दिस इज द एपिथेट रिटन ऑन द ग्रेव ऑफ अ पोएट, आइडेंटिफाई हिम। तो हेयर लाइज, तो यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ वह लेटा है जिसका नाम पानी पर लिखा था। ये एक पोएट की कब्र पर एक लिखा गया इंस्क्रिप्शन है, एपिथेट है, उसे पहचानना है। तो ये कीट्स की कब्र पर लिखा गया है, टूम पर लिखा गया है ना, ये ध्यान रखना। मतलब इनके लाइफ में इनको मिली काफ़ी कठोर आलोचनाएं मिली, जिससे ये निराश होकर ये फील करते थे कि इनकी जो फेमस है, इनकी जो प्रसिद्धि है वो मोमेंटम रही। कीट्स ने खुद को अपनी कब्र के लिए इन शब्दों का रिक्वेस्ट किया। उनकी ये निराशा को दिखाता है कि उनका नाम और काम पानी पर लिखे गए शब्दों की तरह ही जल्द मिट जाएगा, ऑल्दो इतिहास ने उन्हें गलत साबित कर दिया। इनका ये मानना था, जिस तरह इनकी आलोचना हुई थी ना इनके टाइम पर इनकी, तो इनको लगता था कि मेरा नाम यूं ही मिट जाएगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरा नाम ऐसे ही मिट जाएगा। इसलिए जैसे पानी पर कोई नाम हम लिखते हैं तो तुरंत मिट जाता है, उसी तरह मेरा भी नाम मिट जाएगा। लेकिन इतिहास ने क्या किया, इनको गलत साबित कर दिया। लेकिन आज क्या कीट्स का नाम मिटा है? अगर मिट गया होता तो हम लोग पढ़ते ना। I dislike mankind in general, and if there was a person born without the faculty of open, I am he who said, किसने कहा है, ठीक है। I dislike mankind in general, मैं समान रूप से mankind से क्या कर रहा हूँ, नफरत करता हूँ, ना पसंद करता हूँ, डिसलाइक करता हूँ। If there was a person born without the faculty of open, और अगर कोई पर्सन आशा की क्षमता के बिना पैदा हुआ है तो वो मैं हूँ। ये किसने कहा है, कीट्स ने। ये काफ़ी मतलब वो थे, मतलब निराशा, इनके अंदर काफ़ी निराशा आ गई थी। एक तरफ इनकी बीमारी, दूसरी तरफ इनको इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज मिला, तो इन सारी चीज़ों से। इट इज़ अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन 4 वॉल्यूम्स। इट डील्स विद द ग्रीक मिथ ऑफ लव एंड द मून, लव ऑफ द मून गॉडेस सिंथिया। फॉर अ ग्रीक यूथ, हु इज़ दिस यूथ, दिस नेम ऑफ यूथ इज़ ऑल्सो द टाइटल ऑफ द पोएम। तो ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। अगर बात करें, ये एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम है। ये एक ग्रीक मिथ, यानी कि एक ग्रीक
युद्ध के लिए चंद्रमा की देवी सिंथिया के प्रेम की ग्रीक कथा से, ग्रीक स्टोरी से रिलेटेड है। ये युद्ध कौन है? इस युद्ध का नाम ही पोयम का टाइटल भी है। तो ये युद्ध कौन है? हाइपीरियन है, ब्राइट स्टार है, ओटू नाइटिंगेल है, या एंडीमियन है? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? एंडीमियन। नेक्स्ट पे आएंगे, ठीक है, एंडीमियन है, ध्यान रखना है ये। मतलब एंडीमियन में ये जो पोयम है ना, एक सुंदर वहाँ ग्रीक का एक शेफर्ड है, एंडीमियन की कहानी पर बेस्ड है, जो चंद्रमा की देवी सिंथिया, जो चंद्रमा की देवी रहती है, सिंथिया नाम रहता है, जिसे सेलिन भी कहा जाता है, उससे प्रेम करने लग जाती है। तो कविता जो पोयम की टाइटल है ना, इसी यूथ हीरो के नाम पर है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ जॉय फॉर एवर, हु सेड, किसने कहा है? और ये कहाँ की लाइन है? अ थिंग यानी कि जो ब्यूटी है, ब्यूटी की वस्तु हमेशा के लिए आनंद है, ये किसने कहा है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ए करेक्ट हो जाएगा। कीट्स का है, एंडीमियन की लाइन है। नेक्स्ट पे आएंगे, द अदर टाइटल ऑफ द पोयम इशाबेला। इशाबेला का अदर टाइटल क्या है? इशाबेला का दूसरा टाइटल क्या है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अगर इशाबेला का दूसरा टाइटल की बात करें, द पॉट ऑफ बेसिल, 1818 में आया है। द पॉट ऑफ बेसिल इसका दूसरा टाइटल है इशाबेला का, द पॉट ऑफ बेसिल, इशाबेला और द पॉट ऑफ बेसिल। नेक्स्ट पे आएंगे, द स्टोरी ऑफ इशाबेला इज टेकन फ्रॉम। इशाबेला की स्टोरी कहाँ से ली गई है? इशाबेला की जो स्टोरी है वो कहाँ से ली गई? तो इशाबेला की जो स्टोरी है वो 14th सेंचुरी के इटालियन पोएट जियोवानी बोकाशियो की फेमस एक स्टोरी कलेक्शन है जिसका नाम है द डेकामेरॉन, वहाँ से ली गई है। ठीक है, कहाँ से ली गई है? बोकाशियो के डेकामेरॉन से ली गई है, बोकाशियो के डेकामेरॉन। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये एक ना इनका वो था, स्टोरी कलेक्शन था। ठीक है, डेकामेरॉन से ली गई है। नेक्स्ट पे आएंगे, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ द मर्डर ऑफ अ लेडीज लवर हु इज़ मर्डर्ड बाय द ब्रदर ऑफ बिलबेड, आइडेंटिफाई द पोयम। ये एक ना यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये एक महिला की प्रेमी की हत्या की कहानी है, जिसकी हत्या जिसका मर्डर प्रेमिका के भाई द्वारा कर दी जाती है, उसे हम क्या कहेंगे? ये किसकी बात किया जा रहा है यहाँ पे? ये एक स्टोरी है जिसके लेडी लवर यानी कि महिला के लवर को उसकी हत्या कर दी जाती है। कौन करता? महिला के भाई ही करता है उस बिलबेड की। तो इशाबेला, ठीक है, इशाबेला ही। मतलब ये जो प्लॉट है ये कीट्स की पोयम इशाबेला का ही है। पोयम में जो हीरोइन है इशाबेला, जो हीरोइन है इशाबेला के घमंडी और अमीर भाई इसके प्रेमी लॉरेंजो की हत्या कर देते हैं, क्योंकि वे उसे सामाजिक रूप से अपने बराबर नहीं समझते। ठीक है, इसका प्रेमी रहता है लॉरेंजो, इशाबेला के भाई मार देता है। दिस पोएम इज इन स्पेंसर इन स्टैंजा, इट प्रेजेंट्स द स्टोरी ऑफ एलोपमेंट ऑफ ब्राफेरिया एंड मेडलाइन, आइडेंटिफाई द पोएम। ये जो पोएम है ये स्पेंसर इन स्टैंजा में है और ये प्रोफेरो और मैडलिन के भाग जाने की कहानी दिखाती है। वो कौन सी पोएम है जिसमें प्रोफेरो और मैडलिन क्या करते हैं? एलोप कर जाते हैं, इसकी स्टोरी दिखाई जाती है। तो वो कौन सी पोएम है? तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? द ईव ऑफ सेंट एग्निस, 1819 में आया था। द ईव ऑफ सेंट एग्निस, ये ध्यान रखना है। द ईव ऑफ सेंट एग्निस में क्या होता है? ये प्रोफेरो और मैडलिन नाम के दो लवर होते हैं। ठीक है, दो प्रेमियों की कहानी बताती है जो एक बर्फीली रात में अपने विरोधी परिवार से बचकर भाग जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और ये किड्स ने इसे स्पेंसर इन स्टैंजा में लिखा है, जो कि एक 9 लाइन की स्टैंजा है ना, जिसका यूज़ एडमंड स्पेंसर ने किया था। लामिया 1819 प्रेजेंट द स्टोरी ऑफ यूथ नेम्ड लूसियस लव फॉर लामिया, लामिया इज आ। ठीक है, अभी मैंने बताया लामिया कौन होती है। लामिया जो है 1819 में आई है, ये लाइकस, अच्छा ये लाइकस है। ठीक है, लाइमिया है ना, लामिया ये 1819 में आया। लाइकस नाम का एक युवक है, ठीक है, एक पर्सन के लामिया के प्रति उसको प्रेम कहानी दिखाया जाता है। तो लामिया क्या होती है? लामिया एक सर्पेंट वुमेन है, जैसे कि मैंने बताया। तो किड्स की लामिया में जो टाइटल कैरेक्टर है वो एक जादुई प्राणी है, क्रिएचर है। कहानी के अनुसार लामिया अगर देखा जाए ओरिजिनली वो एक सांप थी, जिसे देवता हर्मिस एक सुंदर स्त्री में बदल देते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट पे आएंगे, ओथो द ग्रेट इज किड्स। ओथो द ग्रेट इज किड्स, ओथो द ग्रेट किड्स का क्या है? तो ओथो द ग्रेट किड्स द्वारा लिखा गया एक ड्रामा है। ये 5 एक्ट की एक ट्रेजेडी है जिसे किड्स ने, ये एक 5 एक्ट की ट्रेजेडी है। ट्रेजेडी है, ठीक है, जिसे किड्स ने 1819 में लिखा था, जो कि एक ड्रामा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। किड्स ने 1819 में अपने, इनका जो दोस्त था ना एक चार्ल्स ब्राउन के साथ मिलकर लिखा था, ये ध्यान रखना है, चार्ल्स ब्राउन के साथ मिलकर लिखा था ये ड्रामा, इनके साथ मिलकर लिखा था। किड्स को उम्मीद थी कि ये जो ड्रामा है ये स्टेज पर सफल होगा और इससे उन्हें कुछ आर्थिक मदद मिलेगी, फाइनेंशियल, लेकिन उनके लाइफ टाइम में इसका भी स्टेज नहीं हो सका। ओथो द ग्रेट का Their lips does not but had not bid adieu, who said, किसने कहा है? तो ये भी लाइनें आपकी कहाँ पे आती हैं? ओड टू शायके की लाइनें हैं, ये ध्यान रखना है। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं आपकी? ओड टू शायके की लाइनें हैं। उनके जो होठ हैं वो छुए नहीं थे, उन्होंने विदा भी नहीं लिया था, तो ये कहाँ की लाइनें हैं? ओड टू शायके की लाइनें हैं। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, ब्यूटी दैट मस्ट डाई एंड जॉय, हुज हैंड इज एवर एट हिज लिप्स बिडिंग अड्यू, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? तो अगेन ये जो लाइनें हैं ना, यानी कि ब्यूटी दैट मस्ट डाई, जो ब्यूटी है जिसे मरना ही है और आनंद है, हुज हैंड इज एवर एट हिज लिप्स बिडिंग अड्यू, जिसका हाथ हमेशा उसके होठों पर विदाई देता है। तो ये ओड टू मेलानकली की लाइन है, ठीक है, ये किसकी लाइन है? ओड टू मेलानकली, इसमें डाई वगैरह चीज़ें हैं, ठीक है, ओड टू मेलानकली की लाइन है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, किड्स वॉज अ ग्रीक हु सेड, किसने कहा है? किड्स एक ग्रीक थे, ये किसने कहा है? ये फेमस जो कमेंट है ये किड्स के दोस्त, उनके कंटेम्प्रेरी पोएट पर्सी बैशी शैली ने कहा था। शैली ने किड्स की पोइट्री को स्पेशली हाइपीरियन से इतने ज़्यादा प्रभावित थे कि उन्हें लगा किड्स का जो क्लासिकल पौराणिक स्टोरी और जो ब्यूटी के प्रति लगाव इतना स्वाभाविक है, इतना गहरा है, मानो वो एंशियंट ग्रीक के ही कोई पोएट हों जिनका दोबारा से रीबर्थ हुआ है, ऐसा इन्होंने कहा है। वेयर वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअलाइज एंड शैली इंटेलेक्चुअलाइज नेचर, किड्स इज कंटेंट टू एक्सप्रेस हर थ्रू द सेंसेस, हुज कॉमेंट इज दिस, ये किसका कॉमेंट है? जहाँ वर्ड्सवर्थ नेचर को कैसा मानते हैं? आध्यात्मिककरण, यानी कि स्पिरिचुअलाइज मानते हैं। वहीं शैली कैसे देखते हैं नेचर को? इंटेलेक्चुअल तरफ से देखते हैं, यानी कि बौद्धिककरण देखते हैं। किड्स इज कंटेंट टू एक्सप्रेस हर थ्रू हर सेंसेस, वहीं किड्स उन्हें, यानी कि नेचर को इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियों के सेंसुअस के माध्यम से या सेंसेस के माध्यम से बताते हैं। तो ये किसकी कमेंट है, किसका टिप्पणी है? ठीक है, तो राइट आंसर कॉप्टन रिकॉर्ड की हो जाएगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। मतलब ये कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो है ना, वर्ड्सवर्थ नेचर में एक डिवाइन आत्मा को देखते हैं, शैली नेचर में एक इंटेलेक्चुअल और रेवोल्यूशनरी थॉट को देखते हैं, और इसके जस्ट विपरीत किड्स का जो दृष्टिकोण है वो कैसा है? वो संवेदी है, सेंसेस के थ्रू देखते हैं। वो नेचर पर कोई आध्यात्मिक, कोई बौद्धिक स्ट्रक्चर थोपने के बजाय उसकी जो भौतिक सुंदरता है नेचर की, उसका अनुभव करते हैं और उसे ही बताते हैं। लामिया इज़ बेस्ड ऑन, तो लामिया किस पे बेस्ड है? ऊपर हमने पढ़ लिया था लामिया। तो ये जो किड्स की पोएम है लामिया की कहानी 17वीं सेंचुरी के विद्वान थे, एक स्कॉलर थे, रॉबर्ट बर्टन की एक बुक थी द एनाटॉमी ऑफ मेलानकली, है ना, उसी से है। नेक्स्ट पे आएंगे, Thou wast not born for death, immortal bird, no hungry generation tread thee down, where do these lines appear, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं? तो ये लाइनें भी आपकी ओड टू नाइटिंगेल की आती हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, फैनी ब्राउन वॉज फर्स्ट किड्स नेबर, सी बिकेम किड्स बिलवेड, किड्स फेल इन लव विद हर बट हिज फ्रेंड्स वर। फैनी ब्राउन पहले किड्स की पड़ोसी थी, वो किड्स की प्रेमिका बनी, किड्स को उनसे प्यार हो गया, लेकिन उनके दोस्त, तो किड्स के फैनी ब्राउन से, मतलब किड्स को ना फैनी ब्राउन से काफ़ी गहरा और जुनूनी प्यार था, लेकिन उनके कई करीबी दोस्त थे, स्पेशली चार्ल्स ब्राउन, जो इस रिश्ते के खिलाफ थे, अगेंस्ट द मैच, इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्हें चिंता थी कि फैनी किड्स के लिए एनफ गंभीर नहीं थी, मतलब पर्याप्त गंभीर नहीं थी, मतलब उन्हें लगता था इस रिश्ते में फैनी सीरियस नहीं है,
और इस रिश्ते को एक इमोशनल उथल पुथल किड्स के खराब स्वास्थ्य और उनके पोएट के रूप में काम के लिए हानिकारक था। तो अगेंस्ट द मैच यानी कि उनके खिलाफ थे, स्पेशली चार्ल्स ब्राउन, ये खिलाफ थे क्योंकि भाई किड्स की एक वो थी ना, एक तरफ तो इनको लगता था कि फैनी सीरियस नहीं है, दूसरी तरफ किड्स को क्या क्या थी, बीमारी थी, तो इस वजह से इनको लगता था ये मैच सही नहीं है, ये समझेगी नहीं इस चीज़ों को। हिज फादर वॉज अ लाइब्रेरी स्टेबल कीपर, he had a license to practice as a pharmacist but preferred to be a poet. He won one prize for translating the first book of Virgil and it this poet is, ठीक है, इस पोएट का नाम बताना है, ठीक है। यानी कि his father was a library stable keeper, उनके पिता एक घुड़साल के रखवाले थे। He had a license to practice as a pharmacist, उनके पास मतलब उनके पास एक फार्मासिस्ट के रूप में प्रैक्टिस करने का लाइसेंस था, बट प्रीफर टू बी अ पोएट, लेकिन उन्होंने पोएट बनना पसंद किया, ठीक है। ही वन प्राइज़ फॉर ट्रांसलेटिंग द फर्स्ट बुक ऑफ वर्जिल्स एनीड, उन्होंने वर्जिल की एनीड की पहली बुक का ट्रांसलेट करने के लिए एक पुरस्कार भी जीता था। तो ये पोएट कौन थे? जॉन कीट्स। जॉन कीट्स पढ़ रहे हैं तो जॉन कीट्स से ही होंगे। नेक्स्ट पे आएंगे, विच रोमांटिक पोएट्स एपिटैफ रीड्स दिस ग्रेव कंटेन्स ऑल दैट वॉज मॉर्टल ऑफ अ यंग इंग्लिश पोएट हु ऑन हिज डेथ बेड इन द बिटरनेस ऑफ हिज हार्ट एट द मैलिसियस पावर ऑफ हिज एनिमीज डिजायर्ड दीज वर्ड्स टू बी इनग्रेव्ड ऑन हिज टूम स्टोन, हेयर लाइज वन हुज नेम वॉज रिट इन वाटर। तो अगेन कीट्स है ना, यहाँ पे भी कीट्स की ही बात हो रही है। अगर बात करें हम तो कौन से वो रोमांटिक पोएट की बात करें कि किस रोमांटिक पोएट का एपिटैफ लिखा है एपिटैफ पर कि दिस ग्रेव कंटेन्स ऑल दैट वाज मॉर्टल ऑफ अ यंग इंग्लिश पोएट हु ऑन हिज डेथ बेड। इस कब्र में एक यूथ इंग्लिश पोएट का नश्वर शरीर है जिसने अपनी डेथ सैया पर है, यानी कि अपने मृत्यु के सैया पर है, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं, इन द बिटरनेस ऑफ हिज हार्ट एट द मैलिसियस पावर ऑफ हिज एनिमीज, अपने दुश्मनों के मैलिसियस पावर से, अपने दिल की कड़वाहट में, डिजायर्ड दीज वर्ड्स टू बी इंग्रेव्ड ऑन हिज टूम स्टोन, अपनी दिल की कड़वाहट में ये जो टर्म है, ये जो शब्द है, अपनी कब्र पर खुदवाने की इच्छा जताई। यहाँ वह लेटा है जिसका नाम पानी पर लिखा था। तो ये एक लंबा और बहुत ही मार्मिक एपिटैफ लिखा था जॉन कीट्स की कब्र पर, जो रोम में स्थित है। इसका लास्ट सेंटेंस यही है, हेयर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर। कीट्स की अपनी इच्छा थी, जो अपनी निराशा को वो दिखाते हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, ओ स्वीट फैंसी लेट हर लूज समर्स जॉय आर स्पॉइल्ड बाय यूज हु सेज, ये कौन कहता है? हे मधुर कल्पना, हे मधुर फैंसी, उसे आज़ाद कर दो, गर्मियों के जो सुख हैं उपयोग से ख़राब हो जाते हैं। तो ये लाइनें कीट्स की एक पोइट्री से है जिसका नाम है फैंसी, ठीक है। कीट्स ने ही कहा है, लेकिन कीट्स के एक पोइट्री से है, एक पोयम से है जिसका नाम है फैंसी। फैंसी से लिया गया है। इस पोयम में पोएट जो हैं वो फैंसी की तारीफ़ करते हैं, फैंसी की जो शक्ति है, यानी कि कल्पना, फैंसी मतलब कल्पना की जो शक्ति है उसकी तारीफ़ करते हैं। कीट्स यहाँ पे तर्क देते हैं कि रियलिटी दुनिया के जो सुख हैं, यानी कि जो रियलिटी दुनिया के सुख समर्स जो है बार बार अनुभव करने से फीके पड़ जाते हैं, स्पॉइल्ड बाय यूज़, लेकिन कल्पना का जो सुख है, यानी कि फैंसी का जो सुख है वो इटर्नल है, वो हमेशा नए बने रहते हैं, ऐसा कीट्स का कहना है। दी ऑथर ऑफ ओड टू अ नाइटिंगेल, तो जॉन कीट्स है ना, जिसको इन्होंने कब लिखा था? ओड टू अ नाइटिंगेल इन्होंने इसे 1819 में लिखा था। इनका बहुत एक्सीलेंट वर्क माना जाता है। रॉबिन हुड इज सेलिब्रेटेड इन द पोएम लाइन्स ऑन द मरमेड टैवर्न, दिस पोएम इज कंपोज्ड बाय, तो रॉबिन हुड को लाइन्स ऑन द मरमेड टैवर्न पोएम में मनाया जाता है। ये पोएम किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉन कीट्स। ये जो पोएम है ना, लाइन्स ऑन द मरमेड टैवर्न, जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई है। मरमेड टैवर्न लंदन का एक फेमस पब था जहाँ शेक्सपियर जैसे राइटर मिला करते थे। तो कीट्स ने ये जो है, क्या नाम है इनका, मरमेड टैवर्न, ये एक पब था, ठीक है, लंदन में, जहाँ शेक्सपियर जैसे राइटर मिला करते थे। तो कीट्स ने इस पोएम में उस सुनहरे लिटरेरी पास्ट को याद किया है,
कीट्स ने इंग्लिश जो भी लोक कथाएं थे उनसे प्रेरित होकर रॉबिन हुड नाम की एक अलग पोइट्री भी लिखी थी। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पे जॉन कीट्स हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, अ वर्क ऑफ लिटरेचर इज अ ब्यूटीफुल इन सो फॉर इट ऑफर्स एन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर विथ फुल्ली realized characters and vivid description of event. This is one of the interpretations of Keats' beauty is truth beauty whose perspective is shown here. तो ये किस वर्क की बात कर रहे हैं, सॉरी, विच परस्पेक्टिव इज सोन हियर, कौन सा परस्पेक्टिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका द माइमेटिक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि लिटरेचर का एक ब्यूटीफुल, जहाँ तक ये अपने विषय का एक सटीक रिप्रेजेंट करता है, जिसमें वो पूरी तरह से साकार कैरेक्टर घटनाओं को दिखाते हैं। तो ये कीट्स के जो ब्यूटी इज ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी इस चीज़ में से दिखाते हैं। मतलब ये जो व्याख्या इन्होंने दी है वो इस बात पे जोर देती है कि जो आर्ट है, आर्ट का काम जो है वो एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लिटरेरी कॉन्सेप्ट में इस विचार को कि कला को रियलिटी की नकल या रिप्रेजेंट करना चाहिए, यानी कि मेमेटिक, जिसे मेमेटिक कहा जाता है। ये जो शब्द है ना मेमेटिक, ये जो टर्म है ना मेमेटिक, मेमेसिस से आया है, ग्रीक शब्द है मेमेसिस, इससे आया है। ठीक है, मेमेसिस मतलब क्या होता है, इमिटेट करना, नकल करना, है ना। इसलिए यहाँ पे कीट्स ने इस लाइनों की व्याख्या इस प्रकार करते हैं कि कोई भी वर्क हो तभी सुंदर है जब वो जीवन का सच्चाई दिखाएगी। कोई भी वर्क तभी अच्छा लगता है जब वो जीवन की सच्चाई दिखाती है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, नो गो आउट टू लेदे नीदर ट्विस्ट वुल्फ्स बैन टाइट रूटेड फॉर इट्स पॉइजनस वाइन। दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, ये लाइनें आपको कहाँ पे मिलेंगी कि नहीं लेथे मत जाओ। ठीक है, ये लाइनें ना ओड टू मेलानकली की लाइनें हैं। ये कीट्स की ओड टू मेलानकली की लाइन है, जहाँ पोएट रीडर को चेतावनी देता है कि दुख से छुटकारा पाने के लिए आत्महत्या यानी कि सुसाइड ही एक सहारा न ले। तो लीथे, यहाँ पे इन्होंने एक लेथे का नाम लिया है। लेथे एक ग्रीक पौराणिक कथाओं में एक नदी का नाम है। और यहाँ पे इन्होंने उल्फ्स बेन मतलब एक जहरीला पौधा है, प्लांट है। तो पोइट्री का तर्क ये है कि उदासी से दूर भागने के बजाय उसे ब्यूटी और आनंद का सामना करके गला लगाना चाहिए, यानी कि जाके आप कहीं आत्महत्या कर लो अगर लाइफ में दुख है तो। ओ गॉडेज हियर दीज ट्यूनलेस नंबर्स रंग बाय स्वीट इन्फोर्समेंट एंड रिमेंबर्स डियर। दीज लाइन्स आर फ्रॉम, ये लाइनें कहाँ पे आती है देवी, इन बेसुरी लाइनों को सुनो। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, तो ये लाइनें भी आपकी ओड टू शायके में आती है। नेक्स्ट पे आएंगे, हु रोट हाइपेरियन आफ्टर अ केयरफुल स्टडी ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। तो किसने लिखा था, तो कीट्स ने। ये ध्यान रखना है कि पैराडाइज लॉस्ट को काफ़ी केयरफुली पढ़ने के बाद हाइपेरियन किसने लिखा था, तो कीट्स ने लिखा था। नेक्स्ट पे आएंगे, लॉस्ट इन अ सॉफ्ट अमेज आई गेज वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, एक कोमल, अगर मैं बात करूँ लॉफ्ट इन सॉफ्ट अमेज, एक कोमल विस्मय में खोया हुआ मैं घूरता रहा, लाइनें कहाँ पे आती हैं। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें भी आपकी ओड टू अ फैनी में आती है। ओड टू फैनी जो मैंने बताया था, ओड टू फैनी में आती है। किड्स की ओड टू फैनी में ये लाइनें आती हैं। ठीक है, ये पोयम उन्होंने अपनी प्रेमिका फैनी ब्राउन के लिए लिखी थी। फैनी यहाँ पे है ना, नामी है, तो इनकी जो बिलेबेड थी फैनी ब्राउन, उनके लिए लिखी थी। इस लाइन में पोएट यहाँ ये बता रहे हैं कि वो अपनी बिलेबेड की सुंदरता से, उसकी ब्यूटीफुल मतलब उसकी सुंदरता से इतना ज़्यादा इंथ्रल हैं, इतना ज़्यादा अमेज हैं कि वो बस उसे लगातार देखते ही रहते हैं। तभी कह रहे हैं ना, आई गेज गिव मी वुमेन वाइन एंड स्नफ until I cry out hold enough। these lines appear in women wine and stuff by। तो गिव मी वुमेन, मुझे शराब दो, सूंघने दो जब तक मैं चिल्ला न दूँ। ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, देखिए ये जो लाइनें ना, ये कीट्स की एक छोटी और हल्की फुल्की पोयम है जिसका नाम है गिव मी विमेन वाइन एंड स्नफ से है। ठीक है, ये लाइनें आती है गिव मी विमेन वाइन एंड स्निफ, ये लाइनें इसी से ही आती हैं। ठीक है, ओके,
ये लाइनें यही है, गिव मी वुमेन वाइन एंड स्नफ, यहीं से लाइनें ही आती हैं। और ये पोयम, ये जो पोयम है ये पोयम है, इतना इसका टाइटल है, पोयम है। और ये जो पोयम है ना, ये जो संसारिक सुख है उसके प्रति एक हेडोनिस्टिक यानी कि सुखवादी चीज़ों को दिखाता है। तो यहाँ पे किड्स इज करेक्ट। नेक्स्ट पे आएंगे, द ईव ऑफ सेंट एग्निस इज इन। द ईव ऑफ सेंट एग्निस किस में है? तो ये जो है ना, द ईव ऑफ सेंट एग्निस स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखी गई है, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ लिया था, इस बारे में आया था क्वेश्चन। द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम इज एन एपिक पोएम ऑफ किड्स। द पोएट स्पीकर ड्रीम ऑफ मीटिंग विद वन म्यूज फिगर हु अलाउज हिम टू विटनेस थ्रू हर रिवील्ड मेमोरीज द फॉल ऑफ द टाइटन्स। दिस म्यूज फिगर इज अ काउंटर पार्ट ऑफ द, ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें नेमेशिन, नेमेशिन है, ये एक देवी का नाम है, नेमेशिन फ्रॉम हाइपेरियन दिस म्यूज फिगर इज। तो द फॉल ऑफ हाइपेरियन की अगर बात करें, अ ड्रीम किड्स की ये एपिक पोयम है, जिसमें स्पीकर जो पोएट हैं वो क्या कह रहे हैं, एक म्यूज जैसे फिगर से मिलने के सपना देखते हैं, एक म्यूज से मिलने का सपना देखते हैं, जो उसे अपनी यादों के माध्यम से टाइटन्स के डिक्लाइन को दिखाने की अनुमति देती है। तो ये जो म्यूज़ है, ये जो म्यूज़ है ये हाइपेरियन के नेमेशिन का प्रतिरूप है। तो यहाँ पे जो आपकी हो जाएगी, यहाँ पे पूछा है दिस म्यूज़ फिगर इज, इस म्यूज़ का फिगर क्या है? तो किड्स ने अपनी पोइट्री, अपनी जो एपिक लिखा था ना हाइपेरियन, उसको हाइपेरियन को उन्होंने फिर से लिखने का प्रयास किया, जिसका टाइटल था द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम। फिर से उन्होंने लिखने का कोशिश किया था, तो जिसका टाइटल इन्होंने क्या रखा था, द फॉल ऑफ हाइपेरियन। ठीक है, जब दोबारा से लिखना इन्होंने चाहा ना, तो द फॉल ऑफ हाइपेरियन ये टाइटल रखा था इन्होंने, अ ड्रीम। ठीक है, ये ध्यान रखना है, अ ड्रीम। तो इसके दूसरे एडिशन में पहली पोइट्री की जो देवी थी, पहली जो पोयम थी ना, उसकी जो गॉडेस थी जिसका नाम था नेमेशिन, तो नेमेशिन की जगह एक अधिक रहस्यमयी, बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर ले लेती है। तो वह एक विशाल मंदिर की पुजारिन है जो पोएट को क्या करती है, गाइड करती है। इसका नाम क्या है, मोनेटा। ये ध्यान रखना, इसका नाम क्या है, मोनेटा। जब इन्होंने हाइपेरियन लिखा ना, तो उसमें इन्होंने किस म्यूज को बुलाया था, नेमेशिन को बुलाया था, नेमेशिन। लेकिन जब इन्होंने हाइपेरियन को दोबारा से लिखने की कोशिश की, द फॉल ऑफ हाइपेरियन अ ड्रीम में, इन्हें ये किसे बुलाते हैं, जो कि एक मंदिर की पुजारन रहती है, इसे बुलाते हैं, इसे इन्वोक करते हैं, और ये पोएट को गाइड करती है। तो इसका नाम मोनेटा रहता है, वही यहाँ पे पूछा जा रहा है। स्विनबर्न कॉल्स परहैप्स द नियरेस्ट टू परफेक्शन फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे बताना है हमें, ठीक है। तो स्विनबर्न को शायद नियरेस्ट टू परफेक्शन फिल इन द ब्लैंक, ये किसे कहा है इन्होंने, ऑटो ऑटम को। इसे ही कहा गया ना, ऊपर हमने पढ़ा था अभी। तो विक्टोरियन पोएट थे, क्रिटिक एल्गरनॉन चार्ल्स स्विनबर्न ने कीट्स के ओड टू ऑटम को सबसे ज़्यादा तारीफ़ की। इनका मानना था ये पोइट्री कलात्मक रूप से बहुत ही निर्दोष, बहुत ही आदर्श राइटिंग है। फॉरलॉर्न इज द वेरी वर्ड इज़ लाइक अ बेल टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सेल्फ फिल इन द ब्लैंक। इसको भी आपको फिल करना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ओड टू नाइटिंगेल में अगर बात करें हम ना, ओड टू नाइटिंगेल की, फॉरलॉर्न मतलब निराशा या त्याग्या हुआ। ये शब्द सुनकर पोएट की जो कल्पना का जो लोक है ना वो टूट जाता है। वह बुलबुल की दुनिया से यानी कि नाइटिंगेल की दुनिया से वापस अपनी रियलिटी की दुनिया में आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो स्पेस है, यहाँ पे क्या आना चाहिए, स्पेस में आना चाहिए सोल, SOLE, सोल, एकमात्र अकेला। तो ये पूरी लाइन क्या हो जाएगी, ये पूरी लाइन हो जाएगी आपकी, टू टोल मी बैक फ्रॉम दी टू माई सोल, ये वाला सोल, SOLE, सोल, ठीक है, सेल्फ। चूँकि सोल यहाँ पे, अब यहाँ पे सोल, हाँ यहाँ पे है सोल, ठीक है, सोल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। हु रेफर्स बैकस इन हिज पोयम ओड टू नाइटिंगेल। तो अपनी मतलब कौन अपनी पोयम ओड टू नाइटिंगेल में बैकस के बारे में भी इन्होंने रेफ़र दिया है, यानी कि बैकस का मेंशन किया है। तो ओड टू नाइटिंगेल में कीट्स शराब के ये रोमन देवता हैं, ठीक है, बैकस, इनके बारे में इन्होंने बताया है कीट्स ने।
कहाँ पे? ओ टू नाइटिंगेल में। माउंट लेटमॉस अपीयर्स इन, तो माउंट लेटमॉस ये कहाँ पे आता है? अगर बात करें हम माउंट लेटमॉस की तो ये कहाँ पे आता है? तो राइट आंसर यहाँ पे कीट्स के एंडीमियन में आता है। माउंट लेटमॉस ये क्या है? एक ग्रीक पौराणिक कथाओं का एक ना इम्पॉर्टेंट जगह है, इम्पॉर्टेंट स्थान है। ये वो पर्वत है जहाँ पे शेफर्ड एंडीमियन सोता था और चंद्रमा की देवी सेलिन उससे मिलने आती थी। इसलिए ये जगह कीट्स की पोइट्री का, एंडीमियन का एक सेंट्रल जगह भी बन गया। द मेन कॉज ऑफ कीट्स डेथ वॉज, तो कीट्स की डेथ का मेन कॉज क्या था? मेन रीज़न क्या था उनकी डेथ का? तो राइट आंसर यहाँ पे कंजम्पशन हो जाएगा। मेन डेथ यही था, कंजम्पशन। ठीक है, मतलब जॉन कीट्स की जो डेथ हुई वो 25 ईयर्स ओल्ड में हुई, ट्यूबरक्लोसिस से हुई। लेकिन उस समय बीमारी के आम तौर पर कंजम्पशन या हिंदी में क्षय रोग कहा जाता था। आज हम उसको ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं ना, लेकिन उस समय इस बीमारी को कंजम्पशन कहा जाता था। हिंदी में क्षय रोग, इस ये वाला क्षत्रिय वाला क्षय है ना। नेक्स्ट पे आएंगे। कीट्स डेडिकेटेड वन ऑफ हिज पोएम्स टू थॉमस चैटरटन, विच वन? तो कीट्स ने अपनी एक पोएम थॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया, कौन सी है वो? तो कीट्स 18th सेंचुरी के पोएट थॉमस चैटरटन को बहुत तारीफ़ करते थे, जिनकी कम उम्र में डेथ हो गई थी। तो कीट्स उन्हें एक ट्रेजिक टैलेंट पर्सन मानते थे, कि मतलब एक टैलेंटेड पर्सन मानते थे। तो ट्रिब्यूट के रूप में कीट्स ने अपनी सबसे पहली लॉन्ग पोएम एंडीमियन, तो एंडीमियन ही है जो उन्होंने थॉमस चैटरटन को डेडिकेट किया था उनकी याद में। विच पोएम ऑफ कीट्स फॉलोज द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्टन्स द एनाटॉमी ऑफ मेलानकली? तो अभी हमने इसको पढ़ा है, लामिया, ओड टू लामिया, ये इसी पे है, बर्टन की एनाटॉमी ऑफ मेलानकली पर बेस्ड है ये। इशाबेला इज अ पोएम टेकन फ्रॉम ए स्टोरी इन बोकाशियो डेकोरान, हु रोट इट? तो ये किसने लिखा है? इशाबेला एक पोएम है जिसकी स्टोरी बोकाशियो के डेकामेरॉन से ली गई है। ये किसने लिखा है? तो कीट्स ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। कीट्स द ईव ऑफ सेंट एग्निस सोज मिड लाइन्स लव फॉर प्रोफेरो, इट इज़ रिटन इन। तो अगर बात करें हम इसकी कि कीट्स की द ईव ऑफ सेंट एग्निस मैडलिन और प्रोफेरो के प्रति प्रेम को दिखाया है, ये किसने लिखा है? तो ये किस में लिखा गया है? स्पेंसर इन स्टैंजा में लिखा गया। फिर से ये रिपीट हुआ क्या? थोड़ा सा पूछने के स्टाइल को चेंज कर दिया है। कीट्स टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ वन ऑफ हिज पोएम फ्रॉम मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, आइडेंटिफाई दिस पोएम। तो कीट्स की पोएम जो है, कीट्स की अपनी एक पोएम के कॉन्सेप्ट मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट से लेते हैं। तो वो कौन सी है? हाइपीरियन अ फ्रैगमेंट। वो कहाँ से लेते हैं? हाइपीरियन द फ्रैगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। La Belle Dame Sans Mercy is a ballad by Keats. There is one French poem of the same title. It is a poem on courtly love by. तो अगर बात करें हम La Belle Dame Sans Mercy, ये कीट्स की एक बैलेड है। इसी टाइटल की एक फ्रेंच पोएम भी है। ये एक दरबारी प्रेम की कविता है, जिसके राइटर कौन है? तो एलन चार्टियर है। एलन चार्टियर इनका नाम है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कौन है? एलन चार्टियर, ये ध्यान रखना है। कीट्स ने अपनी फेमस बैलेड के लिए टाइटल क्या था? ला बेले डेम सैंस मर्सी, है ना, यही है ना। ये 15th सेंचुरी के एक फ्रेंच पोइट्री से लिया गया है। ये कहाँ से लिया गया है? 15th सेंचुरी का एक फ्रेंच पोइट्री था, वहाँ से लिया गया है। और ओरिजिनली उसमें क्या दिखा है? कोर्टली लव पर विषय थी। मतलब वो जो 15th सेंचुरी पे जो फ्रांसीसी पोइट्री थी ना, वो कोर्टली लव पर दिखाया गया है। यानी कि उसका विषय क्या था, सब्जेक्ट क्या था? कोर्टली लव। और फ्रांसीसी पोएट थे एलन चार्टियर द्वारा लिखी गई थी। तो उस पर इन्होंने यहाँ से लिया है, वहाँ से टाइटल। द टाइटल ऑफ द ईव ऑफ सेंट एग्निस कम्स फ्रॉम द डे आर इवनिंग बिफोर द फीस्ट ऑफ सेंट एग्निस। सेंट एग्निस इज द पैट्रन सेंट ऑफ वर्जिन्स। ही डाइड अ मार्टर इन 4th सेंचुरी रोम। द ईव फॉल्स ऑन। तो द ईव ऑफ सेंट एग्निस का जो टाइटल है वो सेंट एग्निस के त्यौहार से, एक पर्व है, एक फेस्टिवल है, पर्व से एक दिन या शाम से पहले आता है। ठीक है, सेंट एग्निस जो है वो कुंवारियों की रक्षक, जो संरक्षक संत हैं। ठीक है, किसके हैं? वर्जिन्स, जो कुंवारियाँ हैं, कुंवारियों का पैट्रन सेंट है। ये सेंट एग्निस कौन है? एक कुंवारियों के संरक्षक संत हैं। और ये 4th सेंचुरी रोम में एक शहीद के रूप में मरी। ठीक है, एक शहीद के रूप में मरी। द ईव फॉल्स ऑन,
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 20 जनवरी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। मतलब सेंट एग्निस का जो पर्व दिवस है, जो फीस्ट डे है, वो 21 जनवरी को मनाया जाता है। कितनी जनवरी को? 21 जनवरी को, 21 जैन को मनाया जाता है। और किसी भी पर्व की यानी कि किसी भी त्यौहार की ईव उससे ठीक पहले की शाम होती है, इसलिए द ईव ऑफ सेंट एग्निस 20 जनवरी, 20 जनवरी की रात को पड़ती है। तो कीट्स की जो पोइट्री की घटनाएं इसी रात को होती हैं, तो 20 जनवरी इज़ करेक्ट। तो ये थी 95 क्वेश्चन। कैसा लगा? और मैंने इसमें समझाने की कोशिश तो की है, बट अगर हम बहुत डीप में चले जाएंगे तो फिर हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, 95 कैसे कर लेते हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी कराई भी हूँ। तब भी 1.5 घंटा की क्लास हो ही गई है आपकी। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड अपना फीडबैक दीजिएगा, स्कोर भी बताइएगा कितना स्कोर आपने किया है, ठीक है। एंड अपना फीडबैक दीजिएगा। लाइक बहुत कम करते हो आप लोग, बहुत कम करते हो, पता नहीं क्यों, शायद क्लासेस अच्छी नहीं लगती हैं। तो आप लोग बताइए ना कि क्लासेस अच्छी लगे तो उसमें और भी सुधार होगा, ठीक है। लेकिन स्कोर शेयर करिए, फीडबैक दीजिए, लाइक कीजिए, ये सब काम है आपका। पता नहीं क्यों नहीं करते आप लोग, क्योंकि आप लोग करोगे तभी तो वीडियो बनेगी, इसलिए करते रहिए। चलिए बाय बाय।